So, welcome everybody. I'm Dr. Swaleha Mujawar, Assistant Professor at Subharti Medical College, and today we are going to cover a very interesting topic, memory. So, what is memory? What are the changes happening whenever there is some memory formed in your brain? तो क्या-क्या brain में changes होते हैं? And memory again is a very big topic. So इसीलिए we have divided this topic into three parts. So today we are going to just cover the short term memory, working memory. Next lecture will take long term memory. And जो third lecture है वो आपके सबसे ज्यादा काम का है, that is memory enhancing tips, कि आप अपनी memory कैसे बढ़ा सकते हैं. तो not just psychiatry, ये आपको हर subject में काम में आएगा. Okay, so let's start. Whenever, ठीक है, तो मेमोरी इज अ कॉन्सेप्ट जो इतना ज्यादा अनफेमिलियर नहीं है, सबको मेमोरी के बारे में पता ही है. इनफैक्ट जब भी बचपन से लेके आप कुछ सीखना चाहते हो, कुछ मेमोराइज करना चाहते हो, तो क्या होता है, आप बहुत सारे लोग हैं जो स्कूल के टीचर्स से लेके आपके स्कूल मेट्स, सो यू हैव मेट थाउजेंड्स ऑफ पीपल. लेआउट आपने बहुत सारे नेबरहुड्स का देखा होगा, बहुत सारी मैथ्स पढ़ी है, हिस्ट्री पढ़ी, बायोलॉजी पढ़ी है, ठीक है, और बहुत सारे स्किल्स भी सीखे हैं जैसे ड्राइविंग, टाइपिंग, रीडिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. लेकिन इसमें से आपको क्या क्या याद है? ठीक है, बहुत सारी चीजें हम भूल जाते हैं, स्पेशली लोगों के नाम तो आई थिंक भूल ही जाते हैं. हो सकता है आप उस नेबरहुड में एक या दो बार गए हो, बट इफ यू गो देयर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम तो कंफ्यूज होता है कि ये मैं कहाँ गया, रास्ता याद नहीं रह रहा है. ठीक है, सो वी फॉरगेट, समटाइम्स वी फॉल्सली रिकलेक्ट, कि लगता है कि उस टाइम मैंने राइट लिया था पर एक्चुअली लेफ्ट लिया था, तो कुछ फॉल्स मेमोरीज भी बन जाती है. एंड वी ब्लेंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, स्पेशली कोई फ्रेंड ने आपको कुछ बोला होगा, तो पर आपको लगता है कि नहीं किसी और ने बोला है, तो वो मेमोरीज हमारी मिक्स भी हो जाती है. तो इसीलिए मेमोरी के बारे में सीखना समझना बहुत जरूरी है. ये डे टू डे बेसिस पे मेमोरी के अप्स एंड डाउन्स चलते ही रहते हैं. ठीक है, इनफैक्ट इसके बारे में एक बहुत फेमस साइंटिस्ट था शैटर. ही गेव द 7 सिंस ऑफ मेमोरीज. उसने मेमोरीज के बारे में एक 7 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए. एक तो है कि मेमोरीज फेड विद टाइम, कि आपने जब आप थर्ड स्टैंडर्ड में थे तब लंच में क्या खाया था, नहीं याद है, क्योंकि दैट मेमोरी हैज फेडेड विद टाइम. वी डू नॉट रिमेंबर व्हाट वी डू नॉट पे अटेंशन टू. ये बहुत जरूरी है. अगर आपको वो सब्जेक्ट पसंद ही नहीं और आप सोचते हो कि नहीं मैं थोड़ा गाने सुनते सुनते करता हूँ, इधर उधर ध्यान दे के करता हूँ, तो वो सब्जेक्ट याद रखना बहुत मुश्किल है. बट कोई सब्जेक्ट जो आपको बहुत अच्छा लगता है जैसे साइकेट्री, तो वो आप बहुत अटेंशन दे के पढ़ते हो और उसका रिकॉल बहुत इजी होता है. ठीक है, और ये आई एम श्योर बहुत लोगों के साथ हुआ है. आपने पढ़ा है, आपको पता है, पर मेमोरी ब्लॉक हो जाती है. स्पेशली वाइवा में देखा होगा, वाइवा में टीचर कुछ पूछता है तो कुछ पूरा ब्रेन ब्लैंक हो जाता है, फिर वापस जाके घर जाके याद आता है कि अरे ये बोलना चाहिए था. तो ये मेमोरी का कैरेक्टरिस्टिक है, ये आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. दिस इज अ नॉर्मल थिंग विच हैपेंस इन मेमोरी. मेमोरीज कैन बी ब्लॉक्ड, वी कैन मिस एट्रीब्यूट द सोर्स ऑफ मेमोरी. जैसे मैंने बोला था कि मुझे तो ये फ्रेंड ने वो बोला था, बट हो सकता है किसी और फ्रेंड ने बोला हो. तो दिस इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेमोरी. वी आर सजेस्टेबल इन आवर मेमोरीज. चलो फ्रेंड का ही एग्जांपल लेते हैं, कि अगर आपकी दूसरी फ्रेंड आके बोलेगी कि हाँ इसी ने बोला होगा क्योंकि ये तो गॉसिप ज्यादा करती है, तो आपको भी लगता है कि हाँ ये सजेशन जो आ रहा है बाहर से, तो हो सकता है कि भले ही वो बेचारी गॉसिप करने वाली ने नहीं बोला हो, बट बिकॉज ऑफ दिस सजेस्टेबिलिटी वो भी मेमोरीज थोड़ी आपकी हैम्पर हो सकती है. वी कैन शो मेमोरी डिस्टॉर्शन, दैट इज मेमोरी बायस. यानी वो एक्चुअल में इवेंट वैसा हुआ नहीं है बट आपको ऐसा लगता है कि हुआ है.
we often fail to forget the things we would not like to recall. तो समझो आपके साथ कुछ एम्बैरेसिंग चीज हुई हो, जैसे कोई टीचर ने बोला हो कि आके खड़े हो जाओ और ये वाला चैप्टर बताओ, तो हम चाहते कि वो भूल जाए एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भूल जाते हैं। जब फिर कोई बोलेगा कि कॉलेज के बारे में बताओ तो ये मेमोरी तो याद ही नहीं रहेगी। तो ये थोड़ा बहुत कॉन्शियस कंट्रोल में भी है कि इफ वी डू नॉट वांट टू रिकॉल दैट मेमोरी, तो कभी कभी नहीं रिकॉल हो पाती है। ठीक है, तो अब एक्चुअल लेक्चर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बहुत मेमोरी के बारे में आपको आइडिया हो गया। तो व्हाट इज मेमोरी? मेमोरी की डेफिनेशन, ब्रेन में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी, वर्किंग मेमोरी। ठीक है, सो व्हाट इज मेमोरी? इट इज अ हायर ब्रेन फंक्शन। ठीक है, ब्रेन फंक्शंस दो टाइप के होते हैं, हायर और लोअर। हायर इन्हें जिसमें आपको एक्चुअल दिमाग लगाना पड़ रहा है, आपके ग्रे सेल्स यूज करना पड़ रहा है। लोअर ब्रेन फंक्शन हो गया जैसे साइकिलिंग हो गया, ईटिंग हो गया, उसमें या आपका हार्ट बीट हो गया। आपको याद नहीं रखना पड़ता है कि हार्ट को बीट करना है, वो अपने आप से बीट कर रहा है। तो वो हायर ब्रेन फंक्शन में नहीं आएगा। हायर ब्रेन फंक्शन में आएगा लर्निंग, मेमोरी, जजमेंट, लैंग्वेज, स्पीच। तो ये सब चीजें हैं जिनमें आपको एक्चुअल दिमाग लगाना पड़ता है, एंड उनमें से ही एक हायर ब्रेन फंक्शन है मेमोरी, which according to me is one of the most important brain function. So what is memory exactly? लर्निंग और मेमोरी को हमेशा साथ में जोड़ते हैं। सो लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू इंफॉर्मेशन। ठीक है, जब भी आप कोई नई चीज सीखते हो तो आप बोलते हो कि मैंने ये लर्न किया। जैसे आप साइकिल चलाना सीख रहे हो, तो आई लर्न हाउ टू राइड अ बाइसिकल, सो दैट इज लर्निंग। लर्निंग से नेक्स्ट स्टेप होता है मेमोरी। Memory refers to the persistence of learning in a state that can be revealed at a later time. So this definition was given by Larry Squire he was a scientist again in 1987. So साइकिल चलाना आपने नया सीख तो लिया, लेकिन जिंदगी भर साइकिल चलाना जो आपको याद रहता है उसको मेमोरी बोलते हैं। सो परसिस्टेंस ऑफ लर्निंग इन अ स्टेट दैट कैन बी रिवील्ड एट अ लेटर टाइम। तो बाद में आप रिकॉल अगर उसको कर पा रहे हो तो उसको मेमोरी बोलते हैं। सो दिस इज अ डेफिनेशन जो सबसे मुझे सिंपल और इजी डेफिनेशन मिला है। बाकी मेमोरी के बहुत सारे अलग अलग डेफिनेशंस हैं, बट आई थिंक इफ यू वांट टू लर्न वन डेफिनेशन दिस इज क्वाइट सिंपल। अब आते हैं एक्चुअल सीक्वेंस ऑफ मेमोरी। जब भी मेमोरी फॉर्म होती है तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 1 है रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे ये लेक्चर का ही एग्जांपल लेते हैं। अभी लेक्चर हो रहा है, फिर आपको एग्जाम में ये लेक्चर के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ वो इंफॉर्मेशन आप रिसीव कर रहे हो। अगर आप सो नहीं रहे हो या जोक नहीं कर रहे हो तो देन रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, उसके बाद वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एक मेमोरी ट्रेस बनता है। आपने जब ड्राइंग किया होगा तो स्केचिंग किया होगा, एक ट्रेसिंग होता था। तो इट इज पेंसिल से होता है, बहुत टेम्परेरी सा होता है, बहुत जल्दी फेड भी हो जाता है। तो मेमोरी ट्रेस भी वैसा ही है। दिस इज अ वेरी टेम्परेरी फॉर्म ऑफ मेमोरी जो कुछ मिनट के लिए या कुछ घंटों के लिए रहता है, एंड ये टेम्परेरीली ब्रेन में जाके बैठता है। आपके ब्रेन को अगर लगता है कि ये मेमोरी ट्रेस इंपॉर्टेंट है तो फिर वो परमानेंट होता है। ठीक है, तो अब मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ परमानेंटली आपको याद रहेगा ये गारंटी नहीं है। ये अभी सिर्फ एक मेमोरी ट्रेस बन रहा है आपके दिमाग के अंदर। ठीक है, आपका दिमाग अगर बोलेगा कि अरे ये तो एग्जाम में पूछ सकता है, तो फिर इस मेमोरी ट्रेस को हमें परमानेंट बनाना है। उस परमानेंट बनाने को हम बोलते हैं कंसोलिडेशन। सी, सो बेसिकली द दिस इज योर शॉर्ट टर्म मेमोरी। सो शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में जब हम कन्वर्ट करते हैं
उस प्रोसेस को कंसोलिडेशन बोलते हैं, ठीक है। आई नो कुछ कुछ टर्म्स थोड़े बड़े हैं, थोड़े नए हैं, बट आपको वो पता होना चाहिए, क्योंकि whenever you are talking about memory, consolidation is a very important term, ठीक है। कंसोलिडेट हो गया यानी वो आपके दिमाग में अभी बैठ चुका है, ठीक है। अब दिमाग में बैठ गया तो अब जब भी आपका 2 महीने 3 महीने बाद एग्जाम होगा, आप एग्जाम में जब लिख रहे हो तो आपको याद करना है कि क्या क्या पढ़ाया था या लेक्चर में क्या क्या हुआ था। वो याद करने को हम रिकॉल बोलते हैं। तो रिकॉल ऑफ मेमोरी ट्रेस। तो स्वालिया मैम ने क्या क्या बोला था, आप जब बैठ के रिकॉल कर रहे हो कि हाँ पहले डेफिनेशन आया था फिर प्रोसेसेस आए थे, तो ये इसको हम रिकॉल बोलते हैं, ठीक है। सो दीज आर द स्टेप्स, बहुत ही सिंपल और ऊपर ऊपर से बता रहे हैं। तो स्टेप नंबर 1, रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी ट्रेस, कंसोलिडेशन एंड रिकॉल, ठीक है। अब इसी पे से हम सीक्वेंस ऑफ इवेंट पे जाते हैं, मोरलेस सेम ही है। न्यूली एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन आ रही है, तो ये रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो कन्वर्ट हो रही है शॉर्ट टर्म मेमोरी में। अब ये शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है बहुत इजीली लॉस्ट होती है, ठीक है। लेकिन अगर लॉस्ट नहीं हुई, अगर आपने घर जाके फिर से पढ़ाई की या ये लेक्चर फिर से सुना, यूट्यूब पे फिर से लेक्चर बार बार देखा, तो देन इट गेट्स कन्वर्टेड टू लॉन्ग टर्म मेमोरी बाय रिहर्सल। रिहर्सल का भी मीनिंग पता है ना, रिहर्सल यानी एक ही चीज बार बार करना। जैसे आप अगर कोई डांस सीखना चाहते हो तो डांस रिहर्सल बोलते हैं, या थिएटर में भी रिहर्सल बोलते हैं, क्योंकि वो एक ही चीज बार बार करते हैं जब तक कि वो परफेक्ट नहीं होता है। तो अगर आपने ये लेक्चर एक बार सुना है तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में होगा। इसी को आप 5 बार सुनोगे तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में होगा। 10 बार सुनोगे तो और ज्यादा लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट बैठ जाएगा, ठीक है। सो बार बार रिहर्सल करने से शॉर्ट टर्म मेमोरी इज कन्वर्टेड टू लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंसोलिडेशन। सो कंसोलिडेशन इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी पे, ठीक है। मेमोरी के बहुत सारे टाइप्स है, बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग दिया है, पर अगेन आपको बहुत सिंपल बना के एक बहुत ही सिंपल क्लासिफिकेशन हम बताएंगे, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या है, नाम से भी आपको थोड़ा पता चल गया होगा, बट हमने जो प्रोसेस पढ़ा है उससे आपको थोड़ा और पता चल गया होगा। So short term memory, time of storage after acquisition of new information. तो short term नाम में ही short term है, तो time तो short term रहेगा, तो immediate या for a small period of time. Long term memory later, but it must be transferred from short term to long term memory through consolidation, enhanced by practice or recycling the information थ्रू शॉर्ट टर्म मोड। यानी बार बार शॉर्ट टर्म मेमोरी को आप स्टिमुलेट करते रहेंगे तो वो इवेंचुअली लॉन्ग टर्म मेमोरी हो जाएगी। कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज बहुत कम है, ठीक है, इसीलिए हमारे लेक्चर्स भी शॉर्ट होते हैं, 40-40 मिनट के होते हैं, बीच में आपको ब्रेक देता है, बिकॉज शॉर्ट टर्म मेमोरी का बहुत लिमिटेड कैपेसिटी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी का बहुत कैपेसिटी है। अगर एक चीज आप लर्न करोगे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, सारी आपकी वो इंफॉर्मेशन फिर आपको फ्यूचर में काम आएगी, जब भी आप प्रैक्टिस करोगे, अपना खुद का क्लिनिक खोलोगे या जो भी करोगे, तो वो सारी जो लॉन्ग टर्म मेमोरीज है वो आपको काम में आएगी, तो उसकी कैपेसिटी बहुत बड़ी होती है, ठीक है। रिट्रीवल टाइम यानी रिमेम्बर करने में कितना टाइम लगता है, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी तो जल्दी रिकॉल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अभी मैं आपको पूछूंगी कंसोलिडेशन क्या है तो सब बता देंगे, लेकिन वही मैं एक हफ्ते बाद अगर तुमको बीच रास्ते में खड़े रह के पूछूंगी बताओ कंसोलिडेशन क्या है, तो हो सकता है तुमको थोड़ा सोचना पड़ेगा, तो इट इज स्लो। दिस रिकॉल इज इमीडिएट या दिस रिमेम्बरिंग इज इमीडिएट, लॉन्ग टर्म मेमोरी हैज अ स्लोअर रिट्रीवल, एक्सेप्ट कुछ कुछ मेमोरीज जो बहुत जल्दी आती है, बट मोस्टली याद रखो दिस इज स्लो, दिस इज फास्ट। इनएबिलिटी टू रिट्रीव या जो फॉरगेटिंग है, कि आपने कुछ पढ़ा है पर याद आ ही नहीं रहा है, अब वो मैं भूल चुकी हूँ, फॉरगेट हो चुका है,
तो शॉर्ट टर्म मेमोरी वाला परमानेंटली फॉरगॉटन होता है। अगर आपने उसको नहीं बार बार रिकॉल किया तो वो परमानेंटली चले गया, आप कितना भी याद करने की कोशिश करो आपको याद नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ, एक बार अगर आप कोई चैप्टर रीड करोगे तो नहीं होगा, आपको बार बार रिविजन करना पड़ेगा। 2 रिविजन 3 रिविजन, जितने ज्यादा रिविजन होंगे उतना रिकॉल ज्यादा फास्ट होगा। सो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो गया वो तो चले गया, उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपने इतनी मेहनत की है, आपने शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट किया है, तो कभी कभी हो सकता है याद ना आ रहा हो, लेकिन थोड़ा बहुत आपको कुछ तो ट्रेस याद आ रहा होगा, या ये लेक्चर के कुछ कुछ, भले पूरा वर्बैटम आपको लेक्चर नहीं, कुछ कुछ पॉइंट्स याद आते हैं। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो फेड होना या उसको परमानेंटली डिलीट होना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, अब बिकॉज हमको ब्रेन में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो देखना है, इसीलिए मैकेनिज्म ऑफ स्टोरेज भी इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म ऑफ स्टोरेज मींस कि ये मेमोरी कहाँ आपके दिमाग में कहाँ पे स्टोर हो रही है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी, इट इन्वॉल्व्स ट्रांजिएंट मॉडिफिकेशंस इन फंक्शंस ऑफ प्री एग्जिस्टिंग साइनेप्सेस। समझाती हूँ क्या है, सच एज ऑल्टरिंग द अमाउंट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो आपके ब्रेन का जो बेसिक सेल है उसको क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। वेरी गुड। दो न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शन को साइनैप्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपके ब्रेन में ऑलरेडी बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, बहुत सारे साइनैप्सेस हैं। ठीक है, तो प्री एग्जिस्टिंग, पहले से जो साइनैप्सेस है, पुराने वाले जो साइनैप्सेस है, उसी पे न्यूरोट्रांसमीटर्स चेंज हो रहे हैं। तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है कि आपके पुराने न्यूरॉन्स हैं उन्हीं में न्यूरोट्रांसमीटर्स का चेंज होता है, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में एक्चुअली नए न्यूरॉन्स बन रहे हैं, या फिर जो पुराने न्यूरॉन्स हैं उनके बीच में नए साइनैप्सेस बन रहे हैं। साइनैप्सेस यानी कनेक्शन। तो नए नए कनेक्शंस बनते हैं, नए नए साइनैप्सेस बनते हैं, नए प्रोटीन्स बनते हैं। तो आपके ब्रेन में एक्चुअली चेंजेस हो रही है। जब भी कोई मेमोरी आपका बनता है ब्रेन में, समझो ये लेक्चर का ही मेमोरी है, तो कुछ 4-5 न्यूरॉन्स बनेंगे, और वो न्यूरॉन्स रहेंगे सिर्फ ये मेमोरी के लेक्चर के लिए, और ये साइनैप्सेस भी। कोई डाउट है? कोई डाउट है पूछ सकते हो बीच में भी, आई वोंट बी डिस्टर्ब। उनसे डाउट पूछने से अच्छा मुझसे पूछना, आई एम श्योर आई वुड नो बेटर। डेफिनेटली। ठीक है, बोलो, खड़े हो, बोलो 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 बोलो। नहीं नहीं, तुम क्या बोला था, क्या कमेंट मारा था, बोलो। उधर जाके बैठो। उधर उधर हो, कहाँ? उधर सेकंड रो में। ठीक है, सो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी के बीच में किसी को कोई डाउट है, या कोई और बहुत फनी कमेंट मारना है, कोई जोक मारना है? आई एम ऑलवेज ओपन टू जोक्स, एक्चुअली मुझे अच्छे लगते हैं जोक्स। तो ये बेचारे शेयर नहीं करना चाहते, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, सो अब आते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी पे। ठीक है, तो अगेन जो टाइप्स ऑफ मेमोरी है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म तो बहुत ही सिंपल क्लासिफिकेशन हो गया कि दो अलग अलग हमने क्लासिफिकेशन बना दिए। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी दो टाइप के मेमोरी आते हैं। आई नो इनका नाम थोड़ा सा गंदा भी है और सिमिलर भी है। ठीक है, ये आप सुनते नहीं हो डेली बेसिस पे, पर लॉन्ग टर्म मेमोरी कैन बी डिवाइडेड इनटू एक्सप्लिसिट मेमोरी एंड इम्प्लिसिट मेमोरी। ठीक है, मैं समझाती हूँ क्या है। एक्सप्लिसिट मेमोरी यानी आपको एक्चुअली कॉन्शियसली रिकॉल करना पड़ रहा है। जब मैं एग्जांपल्स दूंगी तो आपको थोड़ा समझ में आएगा, पर बेसिकली अगर आपको पूछा जाए जैसे आज के ही मेमोरी का डेफिनेशन बताओ, तो आपको थोड़ा सा रुक के रिकॉल करना होगा कि पहले लर्निंग का डेफिनेशन था फिर मेमोरी का था। सो इसमें आता है फर्स्ट टाइप, दैट इज सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी यानी फैक्ट्स और जनरल नॉलेज।
जैसे मेमोरी का डेफिनेशन एक फैक्ट है, उसको चेंज नहीं कर सकते, जो है वो है ही. सो दैट इज अ फैक्ट. So this is semantic memory, facts and general knowledge. Episodic memory, एपिसोड आपने वर्ड कहाँ सुना होगा? वेरी गुड, सीरीज आप देखते हो ना, तो सीरीज में एपिसोड्स होते हैं. तो आपके लाइफ में भी, अगर लाइफ को सीरीज मानो, तो आपके लाइफ में भी एपिसोड्स होते हैं. उन एपिसोड्स को ही एपिसोडिक मेमोरी. तो पर्सनली एक्सपीरियंस्ड इवेंट्स, कि आपके बर्थडे पार्टी पे क्या हुआ था, या आपने न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट किया था, दिवाली कैसे सेलिब्रेट की थी, ये एक इवेंट है. और ये पूरे इवेंट का जो रिकॉल होता है, उसको एपिसोडिक मेमोरी बोलते हैं. ठीक है, तो एपिसोडिक हो गया, सिमेंटिक हो गया, जिनको थोड़ा याद करना पड़ता है. जैसे आपको पूछा जाए कि 5 साल पहले दिवाली आपने कैसे सेलिब्रेट की थी, क्या क्या फ्रेंड्स आए थे, क्या क्या खाया था, तो थोड़ा सोचना पड़ता है. तो इसीलिए कॉन्शियस रिकॉल हो रहा है, इसीलिए एपिसोडिक मेमोरी है. फैक्ट्स को तो रिकॉल करना ही होता है, इसलिए वो सिमेंटिक मेमोरी भी एक्सप्लिसिट में आती है. ठीक है, कोई एक याद रख लो, उसका ऑपोजिट दूसरा वाला है. सो इम्प्लिसिट मेमोरी, इम्प्लिसिट मेमोरी में रिकॉल नहीं होता है. ठीक है, तो रिकॉल आपको कब कब नहीं करना होता है. ठीक है, मैं बताती हूँ. प्रोसीजरल मेमोरी, प्रोसीजर यानी क्या होता है? कोई एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है. ठीक है, अगेन साइकिल चलाने पे चलते हैं. ठीक है, जब आपने साइकिल चलाना सीखा होगा, फर्स्ट स्टेप होता है कि पेडल पे पहले ये करो, फिर दूसरे पैर पेडल पे डालो, फिर थोड़ा बैलेंस करो, फिर दोनों को स्टार्ट करो. तो इसमें कुछ आप देख सकते हैं 10-12 स्टेप्स होंगे, ब्रेक्स लगा के पूरा स्टॉप करे तक. तो दिस इज अ प्रोसीजर. बट आपको अगर अभी बोला जाए कि साइकिल चलाओ, तो आप सोचोगे तो नहीं कि पहले मैं एक पेडल डालूंगी, फिर दूसरा, फिर हम चलाएंगे, और ऐसे. आप डायरेक्टली यू विल सिट ऑन द साइकिल एंड यू विल स्टार्ट यूजिंग द साइकिल. तो इसमें एक्चुअली रिकॉल नहीं करना पड़ रहा है. तो बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, इवन डॉक्टर्स के लिए या स्पेशली सर्जन्स के लिए. एक प्रोसीजर हम बार बार करते हैं, एक सर्जरी हम बार बार करते हैं, तो वो इतना ज्यादा इनग्रेन्ड हो जाता है मेमोरी में कि हमको रिकॉल भी नहीं करना होता है. कि फिर पेशेंट आता है तो फटाफट 10 मिनट में वो प्रोसीजर खत्म भी हो जाता है, विदाउट रिकॉलिंग द 10-20 स्टेप्स ऑफ द प्रोसीजर. तो दिस इज नोन एज प्रोसीजरल मेमोरी. इसमें यूजुअली मोटर एंड कॉग्निटिव स्किल्स आते हैं. मोटर यानी आप मसल्स यूज कर रहे हो, ठीक है, कुछ एक्शन कर रहे हो, दैट इज मोटर. दूसरा होता है प्राइमिंग. प्राइमिंग इज, अगर आपको पहले पता है कोई बर्ड के बारे में, ठीक है, तो अब कोई और समझो, फॉर एग्जाम्पल स्पैरो बर्ड हो गया. ठीक है, तो वो बर्ड के बारे में आपको पता है कि बर्ड छोटी सी होती है, ट्रीज पे रहती है, फ्लाई करती है. तो अब आपको किसी और बर्ड के बारे में बता दिया, जैसे मैना हो गया, क्रो हो गया, पैरट हो गया, तो आपको ऑलरेडी वो एक बर्ड के बारे में पता है. तो यू विल नो कि हाँ, ये पैरट्स और क्रोज जो है, ये भी ट्रीज पे रहेंगे, ये भी उड़ पाएंगे, इनके भी पंख रहेंगे. तो ऑलरेडी आपकी प्री एग्जिस्टिंग मेमोरीज जो है, वो एनहांस हो जाती है प्राइमिंग की वजह से. प्राइमिंग ये ना, पहले से आप प्राइम्ड हो किसी चीज के लिए. ठीक है, आई नो ये सबसे शायद डिफिकल्ट वाली स्लाइड होगी, सो डोंट वरी, बट आपको पता होना चाहिए, बिकॉज दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड्स, और ये आगे जाके भी हमको बहुत काम में आएंगे. एंड आप अपनी मेमोरी बढ़ाना चाहते हो, एनहांस करना चाहते हो, तो ये सब चीजें थोड़ा अगर पता हो तो इट्स ऑलवेज बेटर. ठीक है, तो लेट्स गो टू एग्जांपल्स. एपिसोडिक मेमोरी का एग्जांपल है, आई बम्प्ड इनटू अ फ्रेंड टुडे एट डिनर whom I hadn't seen since last year. तो एक इवेंट हुआ कि मैं मेरे फ्रेंड से मिला. सिमेंटिक मेमोरी की फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, स्टेट्स में कौन कौन सी 5 रिवर्स होती है, कैपिटल क्या है. सो ये सब सिमेंटिक मेमोरी, जो फैक्ट्स फैक्ट्स जो रटने वाली चीजें होती है बेसिकली. ठीक है, प्रोसीजरल मेमोरी मैंने बताया, राइडिंग अ बाइक. क्लासिकल कंडीशनिंग ये लर्निंग वाले चैप्टर में आएगा. पर आपके जो रिफ्लेक्सेस हैं, जो स्नीजिंग है, ये सब एक्चुअली
इनवॉलेंट्री मेमोरी में आता है। ये आपको एक्चुअली सीखने की भी जरूरत नहीं है, बिना सिखाए भी आप स्नीज करते हो, बिकॉज ये एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। ये इसका अलग से होगा लेक्चर। प्राइमिंग सॉन्ग्स, जैसे सॉन्ग्स अगर आपने पहले कोई सुना होगा तो फिर से जब आप सुनते हो तो ऑटोमेटिकली वो उसके वर्ड्स रिकॉल होते हैं, या मे बी ट्यून रिकॉल हो जाती है। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स। आप अपने खुद के भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। अगर आपको समझ में आ गया कि उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है या कॉन्सेप्ट क्या है, आप एग्जाम में अगर खुद के भी आंसर्स लिखोगे, अंदर से खुद के एग्जाम्पल्स लिखोगे, तो वो रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है। So declarative memory is also the same as explicit memory. तो अगर आपको क्वेश्चन आता है डिक्लेरेटिव मेमोरी पे, तो आपको एक्सप्लिसिट मेमोरी के बारे में वो पूछ रहे हैं। दोनों सिनोनिम्स ही हैं, दोनों का सेम ही है। मेमोरी ऑफ सराउंडिंग इवेंट्स, टाइम्स, उसमें एपिसोडिक भी आ जाता है। एंड इम्पॉर्टेंट है, ये डिपेंड करता है हिप्पोकैम्पस पे। तो आई डोंट नो अभी न्यूरो एनाटॉमी आपको कितना रिकॉल हो रहा है, बट आपके ब्रेन में एक बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो सी हॉर्स जैसा दिखता है, इसीलिए उसको हिप्पोकैम्पस बोलते हैं। बहुत ही छोटा होता है, पर उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है मेमोरी में। हिप्पोकैम्पस अगर डिस्ट्रॉय होता है तो बहुत मेमोरी प्रॉब्लम्स आती है। सो एक्सप्लिसिट मेमोरी, हिप्पोकैम्पस याद रखो, उतना भी मोर देन इनफ है एट योर लेवल। इम्प्लिसिट मेमोरी को हम स्किल मेमोरी भी बोलते हैं, बिकॉज बेसिकली हम इसमें स्किल सीख रहे हैं, लर्निंग फुटबॉल, हाउ टू स्ट्राइक और मूव अ बॉल एक्सेट्रा। एंड एक बार इनको एक्वायर कर लिया तो ऑटोमेटिक होते हैं, फिर आपको रिकॉल नहीं करना पड़ता है। इसमें हिप्पोकैम्पस से ज्यादा सेरिबेलम का फंक्शन है। तो अगेन सेरिबेलम, थोड़ा सा न्यूरो एनाटॉमी पे जाती हूँ। आपका कॉर्टेक्स है जो सबसे बड़ा होता है पार्ट। कॉर्टेक्स के नीचे अगेन दो छोटे कॉर्टेक्स जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम सेरिबेलम बोलते हैं। ठीक है। फिर मोटर कॉर्टेक्स, सेंसरी मोटर कॉर्टेक्स। तो बेसिकली स्किल वाली जो मेमोरी है उसमें बहुत सारे पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। एंड फिर वो स्टोर कहाँ होती है, ये तो लर्न करने में या सीखने के टाइम पे ये वाले एरियाज हैं। स्टोर होती है सारे जगह, लाइक आपके सारे कॉर्टेक्स में जहां पे भी ग्रे मैटर है वहां पे वो स्टोर होगी। सो मेमोरी डज नॉट रिसाइड इन अ सिंगल न्यूरॉन, बट चेंजेस अकर इन द पैटर्न ऑफ सिग्नल्स ट्रांसमिटेड अक्रॉस साइनैप्स। तो ये आपके साइनैप्सेस है, साइनैप्टिक लेवल पे चेंजेस हो रहे हैं ब्रेन के अंदर, और वो पूरे ब्रेन में ही स्टोर होते हैं। जैसे मोटर मेमोरी है तो मोटर कॉर्टेक्स में होगा, आपने कोई सॉन्ग सुना है तो वो ऑडिटरी कॉर्टेक्स में होगा। तो अकॉर्डिंगली अलग अलग एरियाज में अलग अलग मेमोरीज जाके फॉर्म होती है। एंड जैसे मैंने बोला कि ब्रेन में एक्चुअली मॉलिक्यूलर लेवल पे कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो हाउ डज द ब्रेन लर्न? बाय एडजस्टमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन अमंग न्यूरॉन्स। ठीक है। तो ये दो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स ऐसे ही दिखते हैं थोड़े बहुत, अगर सिंपलिस्टिक वे में करा जाए। तो ये देखिए, न्यूरॉन में एक तो कनेक्शन है, पर बार बार अगर हम मेमोरीज बढ़ाते हैं तो ये कनेक्शंस भी फिर बढ़ने लगते हैं, और जितना ज्यादा कनेक्शन बढ़ेगा उतना ज्यादा मेमोरी स्ट्रांग होगा। सो दिस इज व्हाट वी वांट, स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शंस। हमारे ब्रेन में एटलीस्ट 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। ठीक है। और उसमें ये जो 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, ये 100,000 साइनैप्सेस करते हैं। तो यू कैन इमेजिन कि कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आपके ब्रेन में चलती है। एंड यही हमारा सबस्ट्रेट होता है फॉर लर्निंग एंड मेमोरी। बहुत ही सिंपल लेवल पे देखा जाए तो न्यूरॉन्स एंड साइनैप्सेस, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मेमोरी। ठीक है। तो कनेक्शंस बिटवीन न्यूरॉन्स चेंज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस। ठीक है। आपके जैसे जैसे एक्सपीरियंसेस लाइफ में होते जाते हैं वैसे वैसे न्यूरॉन्स भी चेंज होते हैं। ब्रेन इज लेस हार्ड वायर्ड देन वी यूज टू बिलीव। तो पहले के साइंटिस्ट का, पुराने साइंटिस्ट का बोलना था कि 2 साल की उम्र तक ब्रेन बन जाता है, उसके बाद ब्रेन में कुछ चेंजेस ही नहीं होते हैं।
लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब डेली आपके ब्रेन में चेंजेस हो रहे हैं। आप जितने 2-4 लेक्चर अटेंड करोगे वो हर लेक्चर के चेंजेस आपके ब्रेन में हो रहे हैं। सो इट इज नॉट वेरी हार्ड वायर्ड। ब्रेन में बहुत ज्यादा एबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है चेंज होने की। इसीलिए इसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। आपने प्लास्टिक देखा होगा, काफी बड़ा भी हो जाता है, आपको अगर कम चीजें रखनी है तो छोटा भी हो जाता है। तो द एबिलिटी ऑफ ब्रेन टू चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम को न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कैपेसिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम टू मॉडिफाई इट्स ऑर्गेनाइजेशन, तो वही ऑर्गेनाइजेशंस भी चेंज होती रहती है, स्ट्रक्चर फंक्शन चेंज होते रहते हैं। मोस्टली ये जो है न्यूरॉन से ज्यादा साइनेप्टिक लेवल पे चेंज हो रहा है। तो अगर आपको दोनों में से कोई एक चेंज करना है तो साइनेप्सिस चेंज करो। साइनेप्सिस आपके स्ट्रांग रखो तो आपकी मेमोरी स्ट्रांग होगी। और क्यों? क्योंकि ब्रेन न्यूरोप्लास्टिक है। अगर आप पढ़ाई करोगे तो ब्रेन शार्प रहेगा। अगर पढ़ाई नहीं करोगे, बैठ के सिर्फ नेटफ्लिक्स देखोगे, आईक्यू लेवल ड्रॉप होते होते ब्रेन छोटा सा हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी है। ब्रेन को आप जितना ज्यादा स्टिमुलेट करोगे, जितना ज्यादा फ्रेश और एक्टिव रखोगे, उतनी आपकी मेमोरी शार्प होगी। ठीक है। तो ऐसा मत सोचो कि ओ मैं ज्यादा पढ़ाई करूंगा तो ब्रेन की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, कि मेरा ब्रेन सिर्फ 2 ही टेक्स्ट बुक झेल सकता है। ऐसा नहीं है। ब्रेन की अनलिमिटेड कैपेसिटी है। आप जितना ज्यादा उसे यूज करोगे उतना ज्यादा वो बढ़ते जाएगी कैपेसिटी। ठीक है। इसी पे एक कॉन्सेप्ट है लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी आएगा। तो इट इज अ persistent increase in synaptic strength following high frequency stimulation। आप एक ही, जैसे आपको फार्माकोलॉजी में या कोई एक चीज है जो रटनी है, एक ही चीज 20 बार 30 बार बोलोगे तो वो हाई फ्रीक्वेंसी स्टिमुलेशन मिलेगा, साइनेप्टिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इस फिनोमेना को हम कहते हैं, बोलो, लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन। ठीक है। तो इंक्रीज इन स्ट्रेंथ, कुछ कुछ नए वर्ड्स हैं आपके लिए, पर वो सीख लो, वो इंपॉर्टेंट है मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड नॉट ऑल लर्निंग रिलेटेड चेंजेस इन्वॉल्व चेंजेस इन साइनेप्टिक स्ट्रेंथ। तो आपने कोई न्यू चीज सीखी तो जरूरी नहीं है कि वो याद रहे। न्यूरोजेनेसिस का क्या मतलब है? कि न्यू न्यूरॉन्स फॉर्म हो रहे हैं। जेनेसिस यानी जेनरेशन, तो न्यूरॉन्स का जेनरेशन हो रहा है। एंड कुछ कुछ एरियाज ऑफ ब्रेन में ज्यादा होता है। चेंजेस इन न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी होती है, चेंजेस इन फायरिंग थ्रेशोल्ड होता है। वही अगर कोई बच्चा है जो बहुत ज्यादा रीड कर रहा है, बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहा है, तो उसकी फायरिंग थ्रेशोल्ड अच्छी होगी, रिकॉल फास्ट होगा। सो दिस इज हाउ योर ब्रेन एक्चुअली वर्क्स। ठीक है। तो अब अभी तक हमने जितना सीखा, तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं जो हम जान नहीं रहे हैं इतने डिटेल में, बट बहुत स्टेप्स है जिसमें साइनेप्टिक चेंज हो रहा है, बिहेवियरल मेमोरी हो रहा है। तो क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं? एक है कि डज मेमोरी रिसाइड इन अ सिंगल न्यूरॉन और इन नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन? बताओ क्या समझे? नेटवर्क है। ठीक है। एक कोई सिंगल एरिया या न्यूरॉन नहीं है जहां पे मेमोरी रिसाइड हो रहा है। आर ऑल द नेटवर्क्स द सेम या कुछ कुछ डिफरेंस है? वेरी गुड। तो आंसर इज नो, कि ऑल नेटवर्क्स आर नॉट द सेम। ठीक है। अगर आपको गाने सुनना अच्छा लगता है तो आपका ऑडिटरी कॉर्टेक्स ज्यादा डेवलप्ड होगा। आपको स्किल्स ज्यादा सीखनी अच्छी लगती है तो प्रोसीजरल मेमोरी वाला एरिया डेवलप्ड होगा। तो सब जगह सेम नहीं होता है और एक जगह ये रिसाइड नहीं होता है। ठीक है। सो इट इज स्टोर्ड एट द ब्रेन साइनेप्सिस बाय चेंजिंग द सेंसिटिविटी, एंड इससे एक मेमोरी ट्रेस बन रहा है। ठीक है। पार्ट्स ऑफ द ब्रेन इन्वॉल्व, ये है आपका हिप्पोकैम्पस। ठीक है। ये एमिगडाला है। एमिगडाला के अराउंड एक हिप्पोकैम्पस होता है जो बहुत छोटा एमिगडाला से भी छोटा स्ट्रक्चर है, बट मेमोरी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
सेरिबेलम किस चीज के लिए हमने यूज किया था, कौन सी टाइप की मेमोरी के लिए? हाँ हाँ, लॉन्ग टर्म। बट लॉन्ग टर्म में कौन सी, स्किल वाली या याद करने वाली? स्किल वाली, स्किल वाली। जो याद करने वाली होती है मोस्टली कॉर्टेक्स में होती है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ह्यूमंस में सबसे ज्यादा डेवलप्ड होता है, तो इसीलिए बहुत सारी मेमोरीज यहाँ होती है। सेरिबेलम में मोस्टली प्रोसीजरल मेमोरीज होती है, जो आपको याद नहीं करना होता है। याद करने वाली मेमोरीज कॉर्टेक्स में। हिपोकैम्पस में बेसिकली शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी कन्वर्ट हो रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है। ठीक है, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेन मेन याद रखो। हम एक रिवीजन कर रहे हैं अभी तक जितना पढ़ा है, क्योंकि रिवीजन करने से क्या होता है, ठीक है, इसीलिए हम रिवीजन करते हैं। तो मेमोरी दो टाइप की हमने देखी थी, लॉन्ग टर्म वाली डिक्लेरेटिव जिसको एक्सप्लिसिट बोलते हैं, नॉन डिक्लेरेटिव इम्प्लिसिट या स्किल मेमोरी। डिक्लेरेटिव में फैक्ट्स हम कर सकते हैं, उसको सिमेंटिक मेमोरी बोलते हैं। इवेंट्स को एपिसोडिक मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा इम्प्लिसिट मेमोरी आती है जिसमें हम स्किल्स सीख रहे हैं, तो बेसिकली स्किल्स वाली मेमोरी होती है। बाकी क्लासिकल कंडीशनिंग, प्राइमिंग, ये सब भी हो सकता है। ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि कहाँ पे क्या स्टोर होता है, बस ये टाइप्स भी अगर आप याद रख लोगे तो मोर देन इनफ। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है कि हिपोकैम्पस जो है इट मेंटेन्स द रिकॉर्ड ऑफ एवरीडे इवेंट्स। अगर हिपोकैम्पस डैमेज हो गया तो बार बार भूलना होता है, और मोस्टली शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए होता है। तो एल्जाइमर्स डिसीज जो हमने डिमेंशिया में पढ़ा था, एल्जाइमर्स डिसीज में भी डैमेज अकर्स टू द हिपोकैम्पस रीजन, इसीलिए लॉस ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी हो रहा है। तो आप डिमेंशिया के पेशेंट्स का एमआरआई करेंगे तो डेफिनेटली हिपोकैम्पस में तो डैमेज दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, ये मल्टीपल एरियाज है ब्रेन के, तो जब भी मेमोरी आती है वो एनकोड होती है। एनकोड होके यहाँ से हिपोकैम्पस डिसाइड करता है कि मेमोरी कहाँ जाएगी। ठीक है, अलग अलग एरियाज में जाती है, अलग अलग एरियाज में जाके बैठ जाती है। तो ये जो आपको कलर्स दिख रहे हैं ये अब परमानेंट लॉन्ग टर्म मेमोरी हो चुकी है। फिर आप अगर इसको याद करने की कोशिश करते हैं, रिट्रीवल ऑफ मेमोरी, तो एक रिट्रीवल क्यू मिलता है, जैसे अगर पर्पल और ग्रीन क्यू मिला तो पर्पल और ग्रीन से वो आएगा। ठीक है, कंसोलिडेटेड मेमोरी में रिट्रीवल क्यूज थोड़े कम लगते हैं, दैट इज द ओनली डिफरेंस। बट बेसिकली याद रखो कि पूरे ब्रेन में ही अलग अलग एरियाज में मेमोरी जाके स्टोर हो रही है। न्यूरोट्रांसमीटर्स हमने स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत उनके बारे में सुना था कि न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो क्या क्या है, एपिनेफ्रिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, ग्लूटामेट, एसिटिलकोलिन। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स आपको हर साइकेट्री के लेक्चर में सुनने मिलेंगे, बिकॉज दीज आर द न्यूरोट्रांसमीटर्स जो आपके ब्रेन में होते हैं। ठीक है, एक अराउजल थ्योरी है जो बोलती है कि स्ट्रॉन्ग इमोशंस ट्रिगर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग मेमोरीज। सो कुछ कुछ मेमोरीज होती है जिसमें आपको बार बार रिहर्सल नहीं करना पड़ता है या बार बार रटना नहीं पड़ता है, लेकिन उसमें एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल ट्रिगर अटैच्ड होता है। जैसे जब आई डोंट नो अब आप लोगों का क्या स्ट्रॉन्ग इमोशन, बट ऐसे एग्जांपल के तौर पे कि जब आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिला तो आप बहुत खुश थे, तो वो वाला दिन आपको याद रहेगा, भले ही आप बार बार याद नहीं करते हैं। आई होप कि आप सब खुश थे, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा प्लस माइनस है। बट एनी जो भी स्ट्रॉन्ग इमोशनल ट्रिगर होता है, बहुत सारे लोगों का जब शादी हुई तो शादी का दिन याद होता है, या जब बेबी हुआ तो वो बेबी का दिन की तब बारिश हो रही थी, तब मौसम कैसा था, उनको सब याद होता है। तो स्ट्रॉन्ग इमोशनल ट्रिगर से काफी स्ट्रॉन्ग मेमोरीज फॉर्म होती है। ठीक है, इनको हम बोलते हैं फ्लैश बल्ब मेमोरीज। तो एक बस एक एक्सेप्शन जैसे बोल सकते हैं, अभी तक जो हमने रूल्स पढ़े थे उसका एक एक्सेप्शन है अराउजल थ्योरी, जब स्ट्रॉन्ग इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सो शॉर्ट टर्म मेमोरी इज ट्रांजिएंट मॉडिफिकेशन इन द फंक्शन ऑफ साइनेप्सिस। न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो रहे हैं, डोपामीन, एसिटिलकोलिन,
ग्लूटामेट, ठीक है। ये प्रूव हुआ था बाय एक्सपेरिमेंट्स डन इन अ सी स्नेल, और ये एक्सपेरिमेंट को नोबेल प्राइज भी मिला था क्योंकि उससे मेमोरी की बहुत चीजें हमें पता चली थी, ठीक है। सो ये जो स्नेल में ही देखा था उन्होंने, एक साइनैप्स है, ठीक है। ये एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है। यहाँ से उसको स्टिमुलस मिल रहा है जिससे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो रहे हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो रहे हैं तो कैल्शियम आयंस रिलीज हो रहे हैं, कुछ कुछ चेंजेस हो रहे हैं मेमोरी में, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एट द मॉलिक्यूलर लेवल, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में हो रहा है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में बस टेक होम मैसेज अगर आपको लेके जाना है तो याद रखो कि साइनैप्सिस पे हो रहा है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेमोरी है तो न्यूरॉन्स होगा, पर न्यूरॉन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइनैप्सिस। और एक न्यूरोट्रांसमीटर जो हमने पिछले स्लाइड में देखा था जो इम्पोर्टेंट है वो है कैल्शियम। तो जब भी मेमोरी फॉर्मेशन होती है तो कैल्शियम रिलीज होता है, और कैल्शियम के ही एक्सचेंज से मेमोरीज फॉर्म होती है। तो इट इज अ क्रिटिकल न्यूरोट्रांसमीटर जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी यूज होता है, बट साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। बेसिकली सेकेंड मैसेंजर है, लेकिन इसी से लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर्म होती है और लॉन्ग टर्म मेमोरी के चेंजेस होते हैं ब्रेन में, ठीक है। समझा अभी तक? क्योंकि नेक्स्ट हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएंगे, बट अभी बस शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है और शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो फिर क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल सी कि लॉन्ग टर्म को रिट्रीव कैसे करते हैं और लॉन्ग टर्म में चेंजेस क्या हो रहे हैं। ये तो हमने शॉर्ट टर्म में ही देखा था, साइनेप्सिस में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। सो विद दिस, thank you for listening. We'll end this lecture. Okay. So good morning everyone. ठीक है. So we'll be continuing this lecture series on memory. ठीक है. So last time हमने memory के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था. याद है कुछ? चलो, आई एम हैप्पी। नहीं, पर फिर भी हम थोड़ा रिवाइज करेंगे कि लास्ट टाइम क्या क्या पढ़ा था। विल गो थ्रू अ लिटिल बिट एंड उसके बाद उस नॉलेज पे थोड़ा सा और हम ऐड करेंगे कुछ, ठीक है। मेमोरी इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो एंड में जो हमारा लास्ट होगा वो मेमोरी टिप्स होगा, हाउ टू इंक्रीज योर मेमोरी। बट बिफोर लर्निंग दैट मेमोरी एग्जैक्टली होता क्या है, बनता कैसे है, लेट्स सी। So I'm Dr. Saleha Mujawar and today's topic is episodic memory. Then what and how does organizing of memory occur? What is semantic memory? What is stored knowledge? What is retrieval? I know बहुत बड़े-बड़े words हैं, but एक बार आप समझ जाओगे तो आप खुद से भी लिख पाओगे, okay? So let's start. We will first go through what is episodic memory, then how memory is organized and stored in your brain. Organize और store होने के बाद फिर से remember कैसे करते हैं, semantic memory क्या होती है, stored knowledge क्या होता है, retrieval क्या होता है, तो we'll be seeing this, okay? So memory plays an important role in learning and psychological growth, ठीक है। ये लास्ट टाइम का ही है। तो फर्स्ट स्टेप मेमोरी का क्या होता है, रिसीविंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो मैं अगर कुछ बोल रही हूं तो यू आर रिसीविंग दैट इंफॉर्मेशन, ठीक है। एंड उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है दैट इंफॉर्मेशन गेट स्टोर्ड, ठीक है। सो दिस इज जस्ट रिविजन। अगर कोई लास्ट क्लास में नहीं था तो स्पेशली उनके लिए कि whenever we have any information जो हमको दिमाग में स्टोर करना है, सबसे पहले हमको रिसीव करना होगा, ठीक है। फिर वो स्टोर होता है, स्टोर होके ऑर्गेनाइज होता है, ऑर्गेनाइज होके उसमें कुछ चेंजेस भी आता है, एंड देन होता है रिकवरी। रिकवरी है ना जो हम याद करते हैं, जो रिमेम्बरिंग या याद करना होता है, दैट इज बेसिकली रिट्रीवल, ओके। सो हमारे जो ब्रेन है वो एक कंप्यूटर की तरह है,
जैसे ब्रेन में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वैसे कंप्यूटर में भी होती है। तो ये स्टेप्स बहुत सिंपल है, ठीक है। सबसे पहले स्टेप है एनकोडिंग। ये ब्रेन के स्टेप्स है पर ये कंप्यूटर में भी सेम ही होता है। तो एनकोडिंग का मतलब है कन्वर्टिंग इंफॉर्मेशन इनटू यूजेबल फॉर्म, ठीक है। तो आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही है पूरे एनवायरनमेंट से, लेकिन इस इंफॉर्मेशन को ब्रेन कैसे स्टोर करेगा, तो उसे कुछ कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू स्टोरेबल फॉर्म। जैसे कंप्यूटर में आप कुछ टाइप करते हो ABCD, तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू 0101, वो एक कोड में कन्वर्ट होता है। तो वैसे ही ये इंफॉर्मेशन जो है, जो आती है, वो भी पहले कोड होती है, उसके बाद स्टोर होती है CPU में। तो वैसे ही हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। और रिट्रीवल यानी कि अब हमको याद करना है कि आपने कोई वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया था टाइप करके, जो यहाँ पे स्टोर हो गया है, और आप वो 1-2 महीने बाद फिर से देखना चाहते हैं, तो देन यू रिट्रीव द इंफॉर्मेशन। आप उस पर क्लिक करते हो तो वो वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन होता है और आप देख सकते हो, ठीक है। सो दीज आर द एक्चुअल स्टेप्स इन मेमोरी फॉर्मेशन: एनकोडिंग, converting into a usable form, holding the information and storing it, and retrieval. अब आते हैं थोड़ा सा और, इसी को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं, ठीक है। सो एनकोडिंग में क्या हो रहा है, बेसिकली हम अटेंशन देते हैं, ठीक है। जैसे आप अगर लेक्चर पे अटेंशन पे कर रहे हैं तो ही वो आपको बाद में याद आएगा, लेकिन 2-3 यहाँ से स्टिमुलस आ रहा है, आपका ध्यान अगर बाहर है, आपका ध्यान अगर कहीं और है, तो सिलेक्टिव अटेंशन नहीं हो पा रहा है, यू आर नॉट गिविंग अटेंशन। तो आप अटेंशन ही नहीं दे पा रहे हो, तो फिर वो मेमोरी आगे कोड ही नहीं होगा या आगे बढ़ेगा ही नहीं। Okay. Second is known as automatic processing. तो कभी कभी हमको बहुत ध्यान देना नहीं पड़ता है। जैसे आप कुछ काम कर रहे हो और काम करते करते कोई म्यूजिक सुन रहे हो, गाना सुन रहे हो, तो ऑटोमेटिकली उसके लिरिक्स आपको लर्न हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एज ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग। फिर एक होता है लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग। आपके लेवल पे अगर ये दो चीजें भी याद रखी तो बहुत है, ठीक है। सो एनकोडिंग के लिए जरूरी है अटेंशन पे करना, और कभी कभी ऑटोमेटिकली भी होता है। बट अगर आप कुछ पढ़ रहे हो, आपको कुछ याद करना है, अगर आपको लग रहा है कि मेरा ध्यान ही नहीं है तो फिर वो याद रहेगा भी नहीं। तो वो बैठ के याद करने से बेटर है आप एक 5 मिनट्स का ब्रेक ले लो, जब आपका अटेंशन अच्छा हो, फ्रेश हो, माइंड फ्रेश हो, तब अगर आप अटेंशन पे करेंगे तो बेटर है। कभी कभी लोगों को म्यूजिक सुनते सुनते भी पढ़ाई करने का मन करता है या आदत होती है, तो दैट इज नोन एज डिवाइडेड अटेंशन, कि आप अटेंशन डिवाइड कर रहे हो पढ़ाई को भी और म्यूजिक को भी। तो इसमें थोड़ा बहुत कम चांस होता है कि वो एनकोड हो जाए, बिकॉज ब्रेन कंफ्यूज होता है कि मैं क्या कोड करूं, मैं गाना कोड करूं, मैं जो पढ़ाई कर रहे हैं वो कोड करूं। तो सिलेक्टिव अटेंशन इज ऑलवेज बेटर। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि गाने सुनते हुए मत पढ़ो, अब वैसे पढ़ाई नहीं होती है तो कर लो, बट इट इज बेटर दैट इफ यू आर स्टडिंग 100% फोकस अगर आपका वहां पे रहेगा, तो एनकोडिंग ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। फिर हम जाते हैं स्टोरेज में। तो स्टोरेज जो है, लास्ट टाइम भी हमने देखा था, 3 स्टेजेस में होता है। सबसे पहले होता है सेंसरी, फिर शॉर्ट टर्म, और फिर लॉन्ग टर्म, ठीक है। सेंसरी स्टोरेज का क्या मतलब है कि अगर आप ये पिक्चर देख रहे हो, तो ये सेम पिक्चर आपके दिमाग में भी एक फॉर्म हो रहा है, लेकिन वो बहुत कम टाइम के लिए रहेगा, कुछ सेकेंड्स के लिए। मैं जैसे ही स्लाइड चेंज कर दूंगी तो ये पिक्चर आपके दिमाग से भी चले जाएगा। तो दिस इज नोन एज मेमोरी ट्रेस, यानी कि वो कुछ सेकेंड्स के लिए बस एक ट्रेस रहेगा। लेकिन अगर इसको आप अच्छे से ध्यान दोगे, बार बार पढ़ोगे, तो ये जाएगा शॉर्ट टर्म मेमोरी में। शॉर्ट टर्म मेमोरी को बार बार याद करोगे तो जाएगा लॉन्ग टर्म में, ठीक है। ये हम आगे भी देखेंगे। These are basically the steps. फिर आता है रिट्रीवल।
ठीक है। रिट्रीवल यानी कि रिकवरिंग द इंफॉर्मेशन। तो इसमें भी दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक है रिट्रीवल क्यूज और दूसरा है सीरियल पोजीशन। मैं बताती हूँ इसमें क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। रिट्रीवल क्यूज का मतलब है कि आपको वाइवा में कोई टीचर ने कुछ क्वेश्चन पूछा, लेकिन आपको पता है अरे ये पढ़ा है पर याद नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है, तो वो टीचर आपको एक या दो क्लू देती है, एक या दो वर्ड देती है कि ये ए से स्टार्ट होता है या इसके ये दो वर्ड्स हैं, तो फिर आपको पूरा याद आ जाता है। तो दिस इज नोन एज रिट्रीवल क्यूज। जैसे कंप्यूटर में भी अगर आप वो वर्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो ही होगा, पर वर्ड डॉक्यूमेंट सर्च कैसे करोगे, सर्च में जाके डॉक्यूमेंट का नाम डालोगे। तो दैट इज अ रिट्रीवल क्यू। आपके ब्रेन को कुछ क्लू चाहिए होता है, कुछ क्यू चाहिए होता है। तो या तो क्यू आप खुद से याद कर लो, नहीं तो टीचर आपको बताएगी, पर उसके बाद आपको याद आ जाएगा। सीरियल पोजिशनिंग इफेक्ट, ये आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में जो आप पढ़ते हो वो काफी अच्छे से याद होता है ना, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे ब्रेन भी थक जाता है एंड उसके बाद एंड में जो याद करते हो वो भी अच्छे से याद होता है। तो दिस इज नोन एज सीरियल पोजिशनिंग। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो सबसे डिफिकल्ट वाला सब्जेक्ट है, डिफिकल्ट वाला टॉपिक है, वो सबसे पहले पढ़ो, बिकॉज तब आपका ब्रेन फ्रेश होता है, ब्रेन फास्ट होता है और वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए भी काफी रेडी होता है। एंड का आपको याद रहता है क्योंकि वो ज्यादा टाइम हुआ नहीं होता है, क्योंकि आपने जस्ट फ्रेश पढ़ा होता है। बट सीरियल पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दीज आर ऑल मेमोरी टिप्स, वो हम कर रहे हैं, बाद में फिर से याद करेंगे। सो जस्ट टू रिवाइज, सेंसरी इंफॉर्मेशन आ गया। इंफॉर्मेशन पहले जाता है सेंसरी रजिस्टर में, फिर जाता है शॉर्ट टर्म मेमोरी में। शॉर्ट टर्म मेमोरी को बार बार हम रिहर्स करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होता है। कन्वर्टिंग शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी इज नोन एज कंसोलिडेशन। ये हमने लास्ट इसमें भी पढ़ा था। तो दिस इज कंसोलिडेशन। लॉन्ग टर्म मेमोरी जब फिर से शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है तो उसको हम रिट्रीवल बोलते हैं, या याद करना या रिमेम्बरिंग बोलते हैं। ठीक है। सो दिस इज वेरी सिंपल। अभी तक मैंने जितना पढ़ा है एक सिंपल से चार्ट में एक्सप्लेन हो गया। एग्जाम्स में, थ्योरी में स्पेशली, अगर आप चार्ट्स बनाओगे, डायग्राम्स बनाओगे तो अच्छा, लाइक देखने में भी थोड़ा अच्छा लगता है और मार्क्स भी हो सकता है थोड़े ज्यादा मिले। ठीक है। सो सेंसरी रजिस्टर फिर से जल्दी से रिवाइज करते हैं, लास्ट टाइम भी देखा था। सो इट इज कॉल्ड एज सेंसरी मेमोरी और सेंसरी स्टोर। इसमें एक एग्जैक्ट कॉपी बनती है ऑफ इनकमिंग इंफॉर्मेशन, लेकिन ये सिर्फ फ्यू सेकेंड्स के लिए रहती है। दिस इज द फर्स्ट स्टेज। तो दो चीजें हैं इसमें, अगर आप कुछ देख रहे हो और आपको कुछ याद रखना है तो उसको आइकॉन बोलते हैं। बेसिकली इट्स अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं जो बोल रही हूं आप वो सुन के याद रख रहे हो तो दैट इज इको। ठीक है, क्योंकि इट इज अ साउंड, ब्रीफ कंटिन्यूएशन होता है और ऑडिटरी सिस्टम में होता है। तो सेंसरी रजिस्टर में आपका आइकॉन बन सकता है, इको बन सकता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी पे आते हैं तो एज द नेम सजेस्ट स्मॉल इंफॉर्मेशन होती है इसमें। जब भी शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में बात करते हैं तो वर्किंग मेमोरी भी सेम ही होती है। शॉर्ट टर्म को वर्किंग मेमोरी बोलते हैं क्योंकि जब आप काम कर रहे हो तो ये काफी यूजफुल होता है। जैसे अगर टीचर बोल रही है कि मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आप नोट डाउन करो या लिखो, तो आप शॉर्ट टर्म के लिए रख रहे हो, कुछ मिनट्स के लिए या कुछ घंटों के लिए वो आपके मेमोरी में रहेगा, पर फिर वो बाद में चले जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग मेमोरी। तो वर्किंग मेमोरी पे क्वेश्चन आता है तो भी आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी ही लिखना है। सिलेक्टिव अटेंशन हमने देखा था कि हम फोकस करते हैं किसी चीज पे तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाता है। अब आते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी पे। ये सबसे काम की चीज है क्योंकि सेंसरी और शॉर्ट टर्म जो है वो तो ब्रेन में रहता ही नहीं है। हमारा मेन एम है कि आप जो भी पढ़ रहे हो, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके परमानेंटली फिट हो जाना चाहिए ब्रेन के अंदर।
सो शॉर्ट टर्म मेमोरी इज कन्वर्टेड टू लॉन्ग टर्म बाय कंसोलिडेशन। ये होता है रिहर्सल से। रिहर्सल मीन्स एक चीज बार बार करना। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग, आपको पढ़ाई में तो ये बहुत काम में आएगा। दो टाइप के रिहर्सल होते हैं, एक है मेंटेनेंस रिहर्सल, एक इलैबोरेटिव रिहर्सल। मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्या है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं जो रटने में बहुत अच्छे होते हैं, एक ही चीज बार 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 बोलते हैं और फिर वो रट भी लेते हैं। उनको भले ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये है क्या। जैसे उनको अगर बोलो, जैसे अगर उनको कुछ बोलो कि तुम एक पैराग्राफ लर्न कर लो या एक लिस्ट है 10 ऑब्जेक्ट्स की, लर्न कर लो, वो लर्न कर लेंगे। पैराग्राफ में क्या लिखा है, क्या लिस्ट है, वो उनको कुछ नहीं पता, बस वो वैसा का वैसा बाहर बोल देंगे। सो मेंटेनेंस रिहर्सल इज, अगर आप कुछ रट रहे हो तो इट इज रिपीटिंग द इंफॉर्मेशन साइलेंटली टू प्रोलॉन्ग इट्स प्रेजेंस। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में लॉन्ग टर्म से कन्वर्ट तो हो रहा है, लेकिन एक और वे है लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करने का, दैट इज इलैबोरेटिव रिहर्सल। ठीक है, इलैबोरेटिव रिहर्सल का मतलब है कि आपको 10 चीजें दी हैं या एक पैराग्राफ दिया है कि इसको लर्न करो, तो आप पहले समझोगे कि ये पैराग्राफ का मीनिंग क्या है, ये पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, पॉइंट्स एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होते हैं, आपके पास पुरानी कोई इंफॉर्मेशन है जो ये पैराग्राफ से मिलती जुलती है, तो दिस इज कॉल्ड एज इलैबोरेटिव। तो कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो हर चीज समझ के पढ़ते हैं। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस कि रट रहे हो तो मेंटेनेंस है, समझ के इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हो तो इलैबोरेटिव रिहर्सल है। ठीक है, तो इनमें से दोनों में से, मेंटेनेंस और इलैबोरेटिव में से कौन सा वाला ज्यादा अच्छे से रिटेन रहेगा या ज्यादा एग्जैक्टली तो जो रटते हो वो सकता है एग्जाम तक याद रहे, एग्जाम हो जाता है तो फिर भूल जाता है। ठीक है, लेकिन इलैबोरेटिव आप हमेशा याद रखोगे, आपके क्लिनिक्स में भी आप बैठोगे या 10 साल बाद भी, बिकॉज आपने वो इंफॉर्मेशन समझी है, आपके ब्रेन में वो बहुत अच्छे से फिट हो गए है। तो यू कैन एक्चुअली टेल अबाउट दैट पैराग्राफ बहुत सालों बाद भी अच्छे से आप समझा सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको कोई टॉपिक पढ़ना है, लर्न करना है, इलैबोरेटिव रिहर्सल बेटर है। आप समझ के लर्न करेंगे तो वो ज्यादा देर तक रहेगा और याद करना भी इजी रहेगा। ठीक है, सो लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है, याद रखो कि मोर और लेस परमानेंट होती है। इट इज स्टोर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। ठीक है, आपके ब्रेन को अगर लगता है कि ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो फिर वो स्टोर हो जाएगी। अगर आप स्टार्टिंग से ही सोचोगे अरे ये चैप्टर तो अच्छा नहीं है, ये तो एग्जाम में पूछते नहीं है या मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो वो ब्रेन भी सबकॉन्शियस में सोचता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, तो इसको याद मे बी हम थोड़ा लेस कैटेगरी में रख दे और याद ना रखें। ठीक है, एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कोर्स। ठीक है, ये अगेन हमने लास्ट टाइम भी देखा था पर ये इंपॉर्टेंट है बिफोर गोइंग टू सिमेंटिक मेमोरी एंड एपिसोडिक मेमोरी। एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी का इनटू टू, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। ठीक है, एक्सप्लिसिट को डिक्लेरेटिव मेमोरी भी बोलते हैं, इम्प्लिसिट इज नॉन डिक्लेरेटिव। आई नो दोनों वर्ड्स बहुत सिमिलर है और कंफ्यूजिंग है, तो कोई एक याद रख लो और वो दूसरा उसका ऑपोजिट है। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट मेमोरी में क्या होता है कि आपको कॉन्शियसली रिकॉल करना होता है और इम्प्लिसिट मेमोरी में रिकॉल नहीं करना होता है। सो आई हैड गिवन द एग्जांपल कि अगर साइकिल चलाना है तो आप बैठते हो और साइकिल चलाने लगते हो, आपको याद नहीं करना पड़ता है कि पहले पेडल डालना है, फिर सीट पे बैठना है, फिर दूसरा पेडल डालना है। ऐसे आप बैठ के याद नहीं कर रहे हो, आप डायरेक्ट चला रहे हो। लेकिन अगर आपको बोला गया कि हाँ आपके 3 साल पहले बर्थडे पार्टी पे कौन कौन आया था, तो फिर आपको याद करना पड़ता है, कॉन्शियसली याद करना पड़ता है। सो दिस इज डिक्लेरेटिव एंड इम्प्लिसिट। इनको भी सब डिवाइड किया है। तो explicit or declarative memory can be subdivided into semantic and episodic.
इजी वाला पहले याद रखते हैं, एपिसोडिक। ठीक है, एपिसोड्स किस चीज के होते हैं? टीवी सीरीज के। ठीक है, तो वैसे याद रखो कि आपके भी लाइफ में जो एपिसोड्स हो रहे हैं, जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, वो स्टोर हो जाएंगे एपिसोडिक मेमोरी में। ठीक है, सो जैसे मैंने बोला था कि वो बर्थडे पार्टी का एग्जांपल, कि 3 साल पहले आपके बर्थडे पार्टी में कौन कौन आया था, कैसी थी, कहाँ पे थी, तो वो आ जाएगा एपिसोडिक मेमोरी में। सिमेंटिक मेमोरी जो है वो रटने वाली मेमोरी है, तो दे आर द फैक्ट्स, जनरल नॉलेज। तो जैसे बनाना येलो होता है, साल में 12 महीने होते हैं, स्पाइडर्स हैव 8 लेग्स। ठीक है, तो ये फैक्ट्स है और इनको कुछ कर नहीं सकते, आपको वैसे के वैसे वो फैक्ट्स लर्न करना है। और जब भी कोई आपको पूछता है कि हाँ स्पाइडर्स के कितने लेग्स होते हैं, आपको एक्चुअली सोचना पड़ता है और फिर याद करते हो आप। So semantic memory is your facts, episodic memory is the events which are happening. अब आते हैं implicit memory पे। implicit में भी दो है, एक है procedural memory, एक है classical condition. Procedural memory basically how to drive a car या how to ride a bicycle, how to brush your teeth, ये सब चीजें आप रोज याद नहीं करते हो, ये तो ऑटोमेटिकली आप करते रहते हो। तो दिस इज नोन एज प्रोसीजरल मेमोरी। बेसिकली स्किल्ड मेमोरी के अंदर भी ये आता है। क्लासिकल कंडीशनिंग यानी आपके जन्म से जो रिफ्लेक्सेस हैं, जैसे स्नीज करना या डरावनी चीजों से डरना, तो ये एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से पहले से ही आप में इनबिल्ट होता है, तो ये याद अगेन हमको करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, सो अगेन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट बहुत सिंप्लीफाई करके विथ एग्जांपल्स देके समझाया है। ये समझा है, आगे बढ़े। ठीक है, सो अगेन जस्ट रिवाइज करते हैं, टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, प्रोसीजरल और इम्प्लिसिट। तो इसमें लर्न्ड स्किल्स आते हैं, और डिक्लेरेटिव मेमोरी जो है इसमें सिमेंटिक और एपिसोडिक आ रहा है। सिमेंटिक इज योर फैक्ट्स, एपिसोडिक इज योर एक्सपीरियंसेस। ठीक है, सो जस्ट टू रिकैप, सेंसरी मेमोरी आया जो बहुत सेकेंड्स के लिए होता है, जिसमें आइकॉन फॉर्म हो रहा है, इको फॉर्म हो रहा है। फिर आता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी को वर्किंग मेमोरी भी बोलते हैं। शॉर्ट टर्म से फिर आप बार बार रिहर्स करते हो बाय मेंटेनेंस रिहर्सल या इलेबोरेटिव रिहर्सल, तो होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में दो है, प्रोसीजरल और इम्प्लिसिट, डिक्लेरेटिव एक्सप्लिसिट। अब इसमें आते हैं सिमेंटिक और एपिसोडिक। ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में इट इज परमानेंट स्ट्रक्चरल चेंज। ये भी लास्ट टाइम देखा था कि जब भी आप कुछ याद करते हो, समझो आपने एक चैप्टर पढ़ा, तो आपके दिमाग में ना कुछ कुछ न्यूरॉन्स बन जाएंगे जो उस चैप्टर के रहेंगे, और वो न्यूरॉन्स पहले नहीं थे। न्यूरॉन्स या साइनेप्सिस जो है, तो आपके दिमाग के अंदर एक्चुअली परमानेंट चेंजेस हो रहे हैं बिटवीन द एग्जिस्टिंग न्यूरॉन्स। ये होता है बिकॉज ऑफ एक्टिवेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन्स, उससे प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस से साइनेप्टिक कनेक्शंस बनते हैं, ग्रेटर ब्रांचिंग हो रहा है, इंक्रीज सिग्नल ट्रांसमिशन। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ लर्न कर रहे हो तो ये बस न्यूरोट्रांसमीटर लेवल पे चल रहा है, केमिकल लेवल पे चल रहा है, एक्चुअली नई चीजें बन रही है आपके दिमाग के अंदर, एंड दैट इज लॉन्ग टर्म मेमोरी। कंसोलिडेशन तो हमने देखा था क्या है। हाँ, मैकेनिज्म्स याद रखो, जस्ट एट योर लेवल, बहुत ऊपर ऊपर से लर्निंग और मेमोरी में कैल्शियम चैनल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो मोस्टली कैल्शियम का इंपॉर्टेंस होता है, सोडियम चैनल एक्टिवेशन से भी होता है। ठीक है, NMDA रिसेप्टर्स होते हैं, AMPA रिसेप्टर्स। सो दिस इज जस्ट 1 सेकेंड, हेलो, मैं क्लास ले रही हूँ। ठीक है, सो जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं। ठीक है, दिस इज, ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है,
ठीक है, आपने कोई चैप्टर पढ़ा तो ये फायरिंग स्टार्ट हो गई, फायरिंग स्टार्ट होके न्यूरोट्रांसमीटर्स आ रहे हैं, कंटिन्यूड आप पढ़ रहे हो चैप्टर को, एक बार रिवाइज किया, 2 बार 3 बार रिवाइज किया, तो बार बार ये न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, रिलीज होके ये देखो, पहले ये राउंड था, अब ये ऐसा बन गया। ठीक है, तो एक्चुअल चेंजेस हो रहे हैं स्ट्रक्चर पे, ये भी थोड़े बहुत चेंजेस हो रहे हैं विद कंटिन्यूड स्टिमुलेशन, लेकिन जब लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ भी चेंजेस हो रहे हैं। तो दोनों न्यूरॉन्स जो है, प्री साइनेप्टिक वाला और पोस्ट साइनेप्टिक वाला, दोनों न्यूरॉन्स में एक्चुअल स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं, और ये हो रहे हैं क्योंकि बार बार फायरिंग हो रहा है। ठीक है, सो वो पॉइंट याद रखो। अगेन डरना नहीं है ये देख के, मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि बेसिकली कैल्शियम चैनल जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं वो कैल्शियम, सोडियम और वो एएमपीए रिसेप्टर के लेवल पे हो रहा है। अगर किसी को एक्स्ट्रा कुछ याद करना है तो, बट यू नीड नॉट रिमेम्बर दिस इज जस्ट सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो एनएमडीए रिसेप्टर्स जो है वो यहाँ पे होते हैं। जो न्यूरोट्रांसमीटर आ रहा था वो है ग्लूटामेट। ठीक है, तो ग्लूटामेट इंपॉर्टेंट है और एनएमडीए रिसेप्टर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो चेंजेस हो रहे हैं बार बार फायरिंग की वजह से, इस चेंज को लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चरल चेंज विच इज हैपनिंग। सो ये तो हो गया मॉलिक्यूलर लेवल। अब मेमोरी स्टोर कैसे होती है? ठीक है, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव प्रोसेसिंग। कंस्ट्रक्टिव प्रोसेसिंग का मतलब है कि अगर आपको पुरानी कोई चीज याद है और वो पुरानी से आप नया एसोसिएट करते हैं, तो फिर ज्यादा अच्छे से वो स्टोर होती है। ठीक है, बहुत सिंपल एग्जांपल देते हैं कि आप पढ़ते हो कि एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं। ठीक है, एनिमल्स में भी मैमल्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं। तो अगर आपने पढ़ा होगा कि या ट्रीज होते हैं, ओक, और फ्लावर्स होते हैं, ट्यूलिप और रोज। ठीक है, तो आपके ब्रेन को ऑलरेडी पता है कि रोज जो है एक फ्लावर है। ठीक है, तो जब कोई और आपको बोलेगा कि ट्यूलिप भी एक फ्लावर है, तो फ्लावर की जितनी प्रॉपर्टीज है, प्लांट्स की जितनी प्रॉपर्टीज है, वो ब्रेन ऑटोमेटिकली याद करता है कि हाँ, जो रोज की है वही ट्यूलिप में भी कॉपी पेस्ट हो सकती है। इसीलिए अगर आप पुरानी इंफॉर्मेशन के साथ नई इंफॉर्मेशन एसोसिएट करते हो तो फिर वो चीज भूलना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए आप जब पढ़ाई भी कर रहे हो, तो अगर ऐसा कोई टॉपिक है जो पुराने टॉपिक से रिलेटेड है, आपने पहले पढ़ा होगा, जैसे हम पहले एनाटॉमी पढ़ते हैं, फिर पैथोलॉजी पढ़ते हैं कि नॉर्मल क्या है, फिर एबनॉर्मल क्या है, तो इसीलिए this is known as constructive processing. So information in the long term memory is most likely stored in a network like structures. ठीक है, जैसे आपके कंप्यूटर में भी सेव होती है ना चीजें, आप एक फोल्डर बनाते हो साइकेट्री का, फिर दूसरा फोल्डर आप बनाओगे मेडिसिन का, तीसरा सर्जरी का, तो फिर उसके अंदर एक एक लेक्चर स्टोर होता है। तो आपके ब्रेन में भी एग्जैक्टली वैसे ही स्टोर होता है। ब्रेन फोल्डर्स बनाता है, और आपने गलती से मेडिसिन वाले फोल्डर की जगह सर्जरी वाले फोल्डर में डाल दिया तो कंफ्यूजन होता है। तो दैट इज वाई आप ब्रेन को जितना ज्यादा यूज करेंगे, पुरानी इंफॉर्मेशन याद कर करके नई इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे, तो ऑलवेज बेटर है, ब्रेन को बहुत हेल्प होता है। So they are an efficient way to organize interrelated concepts in a meaningful way. ठीक है, when we learn or experience something new and connect it with previously stored information, the process is known as assimilation. ठीक है, तो important याद रखना है कि पुराने से नए में अगर आप करोगे तो बेटर है। ये रिकैप है अगेन, लास्ट टाइम हमने किया था। सेंसरी स्टोर इज व्हाट यू सी, व्हाट यू हियर, कुछ सेकंड्स के लिए ही रहता है। एग्जाम्पल जैसे ये आप देख रहे हो, तो दिस इज अ मेमोरी स्टोर। शॉर्ट टर्म मेमोरी
बहुत कम इंफॉर्मेशन होती है, कैपेसिटी बहुत कम होती है। नॉर्मल लोगों में 7 ± 2 आइटम्स। तो जैसे आपको अगर 15 चीजें बोली याद करने, तो 15 में से आप मोर और लेस 9 चीजें अच्छे से याद कर सकते हो इन शॉर्ट टर्म मेमोरी। अगेन ये कुछ सेकेंड्स के लिए रहता है। जैसे अगर कोई टेलीफोन नंबर है तो वो आप वो टाइम पे टाइप करते टाइम याद रखोगे, पर उसके बाद कोई बोलेगा कि क्या फोन नंबर था, तो ऑब्वियसली याद नहीं होता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी का कोई स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। जितनी इंफॉर्मेशन आप याद करना चाहते हो आप कर सकते हो। लाइफ टाइम स्टोर्ड होता है अगर अच्छे से स्टोर करो तो। जैसे यू रिमेम्बर द हाउस वेयर यू लिव्ड व्हेन यू वर 7 years old। तो अगर बहुत पुरानी मेमोरी भी आप याद करना चाहते हो तो याद आ सकती है। तो उसमें कोई कैपेसिटी नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। लॉन्ग टर्म मेमोरी का ये फायदा होता है। अब आते हैं रिट्रीवल पे। ठीक है, दिस इज जस्ट द लास्ट पार्ट। तो एक 5 मिनट। रिट्रीवल ऑफ मेमोरी क्या होता है? It is the process of accessing information stored in long term memory। तो आपका बहुत बड़ा कंप्यूटर है जिसमें बहुत सारी चीजें स्टोर्ड है, उसमें से आप वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कैसे निकालोगे? तो दो चीजें हैं, रिट्रीवल क्यूज एंड रिकंस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस। So retrieval cues are stimuli that help people retrieve the memories। ठीक है, ये कुछ कुछ क्लूज होते हैं, क्यूज यानी क्लूज ही होता है वो। ठीक है, retrieval cues can be present in the external environment such as sound, smell, sights। Retrieval cues can also be internal like physical states of feelings। तो ये आपने देखा होगा कि आप एक रूम में रहते हो तब आपको कोई चीज याद रहती है, फिर आप सोचते हो कि हाँ ये मैं याद रखूंगा, फिर दूसरे रूम में चले जाते हो तो याद नहीं आता है, फिर वापस उस रूम में जाओगे तो फिर से याद आ जाएगा। क्योंकि उस स्टेट में, उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो क्लूज होते हैं, वो क्लूज आपके दिमाग को याद करवाते हैं वो चीज। एंड फिजिकल स्टेट्स एंड फीलिंग्स। जैसे आप बहुत खुश हो और उस टाइम पे कुछ मेमोरी फॉर्म हो रही है, तो एक्सक्यूज मी, वो सेम मेमोरी जो है वो जब आप सैड रहोगे तब याद नहीं रहती है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना। अब आते हैं रिकंस्ट्रक्टिव प्रोसेस पे। तो रिकंस्ट्रक्टिव प्रोसेस में excuse me so when we are trying to recall, memory consists of, हाँ ठीक है, so जब हम रिकॉल करने की कोशिश करते हैं नहीं इट्स ओके इट्स ओके। सो जो स्टोर होता है और जो एनकोड होके स्टोर होता है वो ही याद आएगा। ठीक है, सो अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया आपने रिहर्स नहीं किया तो वो फिर याद नहीं आएगा। ठीक है, सो एनकोडिंग इज इम्पोर्टेंट, स्टोरेज इज इम्पोर्टेंट। ये दोनों अगर नहीं हुआ तो फिर रिकंस्ट्रक्ट नहीं होगा, याद नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आस्क्ड टू रिमेंबर अ स्टोरी, the individual words and details are rarely recalled verbatim। ठीक है, सो रिकंस्ट्रक्टिव का मतलब है कि एग्जैक्टली अगेन आपके बर्थडे पार्टी का ये याद करते हैं कि आपको एग्जैक्टली पूरा वर्ड टू वर्ड तो याद नहीं होगा कि बर्थडे पार्टी एग्जैक्टली 5:07 पे स्टार्ट हुई थी, इतने इतने लोग आए थे। हो सकता है एक या दो फ्रेंड्स जो नहीं आए हो, पर वो भी आपके ब्रेन ने इंटरप्रेट किया होगा कि वो आए होंगे बिकॉज ये तो मेरे काफी क्लोज फ्रेंड्स हैं। सो समटाइम्स ये जो है इंटरप्रिटेशन एंड रिलेशनशिप ऑफ द स्टोरी पे डिपेंड होता है। सो मेमोरी कभी कभी आपको धोखा दे सकती है। ठीक है, एन एग्जाम्पल includes remembering a beach ball when recalling a day at the beach even though there was no beach ball। हम सोचते कि हाँ बीच पे गए थे तो probably बीच बॉल भी हो गए। so this is known as reconstructive process। ठीक है,
सो अगर आप एग्जैक्टली आंसर पूरा का पूरा वैसा नहीं लिखते हो एग्जाम में तो भी हम मार्क्स दे देते हैं, क्योंकि रिकंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, थोड़ा बहुत आगे पीछे इट्स ओके। ठीक है, इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप में से कितने लोग चाय या कॉफी पी पी के पढ़ाई करते हैं? हाथ ऊपर करो। मैं भी करती हूँ तो मुझे पता है, काफी है, काफी है। ठीक है। सो दिस इज state dependent learning when memory retrieval is influenced by the body state. So हाँ, आप सब सोच रहे होंगे कि पीना चाहिए, बट अगर चाय पीते पीते आप कुछ लर्न कर रहे हो या कुछ मेमोरी स्टोर कर रहे हो तो उसके रिट्रीवल में भी उस चाय का लेवल आपके ब्रेन में चाहिए होगा। चाय तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इतना डरने की बात नहीं है, लेकिन हम बहुत सारे पेशेंट्स देखते हैं, पेशेंट्स अल्कोहल पीते हैं, अल्कोहल पी के वो जो भी हो रहा है आसपास उनको स्टोरी याद होती है या जो इवेंट हुआ था वो याद होता है, नेक्स्ट डे वो भूल जाते हैं, लेकिन जब वो फिर से अल्कोहल पीते हैं तो उनको याद आ जाता है। ठीक है, सो इसीलिए चाय वाला एग्जाम्पल थोड़ा माइल्ड हो गया, बट दिस डज हैपन। एंड व्हाई डज दिस हैपन? स्टेट डिपेंडेंट लर्निंग। ठीक है, क्योंकि आपके ब्रेन को एग्जैक्टली वो स्टेट चाहिए होता है टू रिमेम्बर वॉट एवर हैपेंड, या जो भी मेमोरी फॉर्म हुई है वो एग्जैक्ट उस स्टेट में ही फॉर्म हुई है और वो रिट्रीव भी उसी स्टेट में होगी। सो दिस इज नोन एज स्टेट डिपेंडेंट मेमोरी। तो बहुत ज्यादा चाय और कॉफी मत पियो पढ़ते हुए, थोड़ा बहुत पी सकते हो, पर बहुत ज्यादा पियोगे तो फिर याद करने में डिफिकल्टी होती है। ठीक है, सो इफ योर बॉडी स्टेट इज द सेम एट द टाइम ऑफ लर्निंग एंड रिट्रीवल। ठीक है, रीलर्निंग नाम से ही पता चल रहा है, लर्निंग समथिंग अगेन विच वॉज प्रीवियसली लर्नड। एंड इसमें इतना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है, बस इतना याद रखो कि समझो आपने एक चैप्टर पढ़ा, अच्छे से नहीं पढ़ा या ध्यान देके नहीं पढ़ा, और फिर आपको 3 महीने बाद उस पर एग्जाम देना है, तो 3 महीने बाद जब आप चैप्टर फिर से पढ़ते हो तो आपको उतना टाइम नहीं लगता है पढ़ने में, जैसे मे बी फर्स्ट टाइम 1 घंटा लगा, सेकेंड टाइम आपको 45 मिनट्स लगेंगे, थर्ड टाइम आधा घंटा लगेगा। क्यों? क्योंकि ये रीलर्निंग है, फर्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन नहीं है। तो रीलर्निंग में द अमाउंट ऑफ टाइम इज सेव्ड, आपको टाइम हमेशा कम लगता है। दीज आर बेसिकली ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो इनसे अब आप लोग मुझे बताओ, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग, आपको क्या क्या लगता है कि मेमोरी किस किस चीजों से अफेक्ट हो सकता है या कैसे? स्ट्रेस, ओके, वेरी गुड। हाँ, ड्रग अब्यूज, हाँ हाँ, एज, हाँ, ये तो डिमेंशिया वाले आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, पर है कि हाँ यंग एज में हम ज्यादा याद रख सकते हैं, ओल्ड एज में कम। क्या? नहीं नहीं, ये वाले अभी जो चैप्टर पढ़ा है या अभी जो स्लाइड्स देखी है, चलो मैं एक बता देती हूँ ताकि तुम लोगों को आइडिया आ जाए। एक है कि सिलेक्टिव अटेंशन देते हो, ठीक है, यानी ध्यान देके पढ़ते हो। और क्या क्या हो सकता है? बार बार पढ़ते हो तो, ठीक है, बार बार पढ़ने में क्या दो ऑप्शंस है आपके पास? मेंटेनेंस, रिहर्सल एंड इलेबोरेटिव। ठीक है, अगर चूज करना रहा तो कौन सा चूज करो? वेरी गुड। सो इलेबोरेटिव रिहर्सल इज ऑलवेज बेटर। ठीक है, एंड शॉर्ट टर्म से फिर वो लॉन्ग टर्म में हो जाएगा कन्वर्ट। एक बार आपको याद करना है तो आपको क्या लगेगा, दो क्या चीजें होती है जब याद करते हैं कुछ? तो नहीं, रिहर्सल तो हो गया, शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में हो गया, नेक्स्ट स्टेप क्या है? रिट्रीवल क्यूज। ठीक है, आई नो ये सब नया है। हाँ हाँ, तो रिकंस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस एंड रिट्रीवल क्यूज।
ठीक है, आपको, आपने भले ही वो 10 बार चैप्टर पढ़ा हो, आपके दिमाग में कुछ कुछ रिट्रीवल क्यूज होना बहुत जरूरी है। वो क्यूज अगर नहीं होंगे तो फिर याद नहीं आएगा। एंड दूसरा है रिकंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, जिसमें एग्जैक्ट सेम वो याद नहीं आएगा, हो सकता है थोड़ी बहुत चीजें चेंज हो, बट दैट इज फाइन। ठीक है, और कोई डाउट्स है, और कुछ पूछना है? कभी कोई डाउट्स नहीं होते। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। Today we are again continuing with the last part of memory lecture, and this is like the most important part because इसमें हम लास्ट में पढ़ेंगे कि मेमोरी इम्प्रूव कैसे करते हैं। ठीक है, सो पहले हम देखेंगे प्रोस्पेक्टिव मेमोरी क्या होता है, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी कि मेमोरी इन चाइल्डहुड क्या होता है, मेमोरी इन ओल्ड एज क्या होता है। So I'm Dr. Swaleha Mujawar and let's start with the lecture. Why is memory important? Memory पे क्यों इतना lecture हो रहा है? Because memory is like a muscle. आप वो मसल जितना यूज करते हैं वैसे वैसे मसल बिल्ड होता है ना। जिम में जितना ज्यादा जाएंगे, उस मसल को जितना यूज करेंगे, वो मसल उतना स्ट्रांग होगा, और फिर अगर कोई आपको उस मसल पे मारेगा या आप किसी को मारोगे तो वो स्ट्रेंथ उसकी अच्छी होगी। मेमोरी भी वैसे ही होता है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा मेमोरी यूज करूंगा या करूंगी एग्जाम में, और फिर बाद में मेरे ब्रेन की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी या ब्रेन थक जाएगा, ऐसा नहीं है। आप जितना ज्यादा ब्रेन को यूज करोगे उतना वो और स्ट्रांग होगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, द मोर इट इज यूज्ड द बेटर। इफ यू डोंट यूज इट, मेमोरी आपकी खत्म होने लगेगी। यूज इट और लूज इट वाला फिनोमिना होता है मेमोरी में। ठीक है, एंड लर्निंग इफेक्टिव मेमोराइजिंग ट्रिक्स जो होती है, जो हम एंड में पढ़ेंगे, उसमें कुछ कुछ हम बताएंगे कि क्या क्या आप निमोनिक्स यूज कर सकते हैं, क्या क्या लाइंस या कोई बड़े पार्ट, बड़े नंबर्स या कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स आपको याद करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, so first we'll learn about the prospective memory, memory in childhood, memory aging, and then how to improve your memory. ठीक है, तो prospective memory का मतलब क्या होता है? ठीक है, again this can be asked as an MCQ also. So कुछ कुछ वर्ड्स हैं। वर्किंग मेमोरी क्या होती है? जो आपकी इमीडिएट मेमोरी है, या इमीडिएटली आपके दिमाग में कोई चीज रहती है, जैसे ओटीपीज हैं। ठीक है, तो डिलीवरी वाले भैया आपको पूछते हैं कि अभी ओटीपी बता दो, तो आप वो ओटीपी उसको बता देते हो, उसके बाद ओटीपी भूल जाते हो। एक हफ्ते बाद अगर कोई आपको ओटीपी पूछेगा तो वो याद नहीं रहने वाला है। तो वर्किंग मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होती है वो इवेंट्स या फैक्ट्स है, कि जब आप स्कूल में थे तो कल्चरल प्रोग्राम में क्या क्या करते थे, या प्राइम मिनिस्टर कौन है इंडिया का। तो ये कुछ कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ कुछ इवेंट्स होते हैं जिनको हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होता है? पिछला वाला, यानी जो हो के चले गया। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव मेमोरी यानी आगे वाले टाइम में आप उस चीज को यूज करने वाले, यानी ये चीज हुई नहीं है लेकिन आपको ये याद रखना है कि आगे जाके अगर ये होता है तो फिर दिमाग में ये चीज रहनी चाहिए। लाइक योर टू डू लिस्ट, कि अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि घर जाके ये करना है, या ये सब्जेक्ट्स पढ़ाई करना है, तो ये सारे आपके आते हैं प्रोस्पेक्टिव मेमोरी। प्रोस्पेक्टिव यानी आगे आने वाला। ठीक है, सो लॉन्ग टर्म मेमोरी पिछला वाला होता है, आगे आने वाला होता है प्रोस्पेक्टिव मेमोरी। सो पास्ट एंड फ्यूचर, तो दिस इज हाउ यू रिमेंबर। ठीक है, तो अगर एमसीक्यूज आपको इस पे पूछते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट अगर पता है तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट इट। ठीक है, आपने कभी सोचा होगा कि मेमोरी जो है चाइल्डहुड में थोड़ी सी अलग होती है। जैसे हाँ, स्कूल का कल्चरल इवेंट आपको याद रहेगा, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक आपको पूछेगा कि इस दिन आपने डब्बे में क्या खाया था, या कभी कभार आपको पूछते हैं कि आपकी हिस्ट्री में टीचर कौन थी,
तो आपको याद रहता है कि हाँ बहुत अच्छी टीचर थी, अच्छा पढ़ाया था, पर टीचर का नाम नहीं याद आता है, या टीचर के बारे में भी कुछ याद नहीं रहता, बस एक आइडिया होती है कि हाँ हाँ ऐसे था, पर मे बी मुझे याद आ जाए. सो चाइल्डहुड मेमोरीज आर फॉर्म ड्यूरिंग द इयर्स ऑफ चाइल्डहुड, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आगे का बिहेवियर और फ्यूचर आउटकम्स में ये काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं. भले ही आपको याद नहीं होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है आपके बिहेवियर के लिए, सबकॉन्शियसली बहुत यूज हो रहा है. दीज मेमोरीज आर डिफरेंट फ्रॉम दोज फॉर्म्ड इन अडोलेसेंस एंड अडल्टहुड. ठीक है, तो कैसे ये डिफरेंट होते हैं, कैसे चाइल्डहुड मेमोरीज अलग होती है, हम देख सकते हैं. ठीक है, तो चाइल्डहुड मेमोरीज में एक फिनोमेना होता है इन्फेंटाइल एमनीशिया. ठीक है, इसमें है कि स्टार्टिंग में बहुत बचपन में, कि आप जब 6 महीने के थे तब की मेमोरीज तो है नहीं आपके पास, है ना, तो उस चीज को अगर आप याद नहीं रख सकते हो तो उसको हम चाइल्डहुड एमनीशिया या इन्फेंटाइल एमनीशिया बोलते हैं, विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल. आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. तो आपको अगर याद नहीं रहता है तो डज नॉट मीन कि आपको कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम है. ठीक है, सो दिस इज अ नॉर्मल फिनोमिना. एक होता है एज ऑफ रिकॉल. 6 महीने में तो आपको याद नहीं कि आपके साथ क्या हुआ, तो कौन सी उम्र से आपको याद होना स्टार्ट होता है. सो दिस इज द एज ऑफ रिकॉल, कि किस एज से आपका रिकॉल स्टार्ट होता है. तो अडल्ट जनरली स्टार्ट रिकॉल 3 to 4 years ऑफ एज. ठीक है, 3 to 4 years ऑफ एज में आप हो सकता है प्री स्कूल जा रहे हो, या कोई आपको किंडरगार्टन में डाला होगा और वहां के कोई हो सकता है आपको फ्रेंड्स याद हो या कोई टीचर याद हो. तो 3 साल के पहले तो याद रखना बहुत मुश्किल होता है. 3 साल से आपकी मेमोरीज फॉर्म होना स्टार्ट होती है. ऑन एन एवरेज 4.7 years ओल्ड एक्सपेरिमेंट्स में प्रूव हुआ है. ठीक है, ये तो नॉर्मल फिनोमेना हो गया. अब अगर कोई ट्रॉमा होता है, कोई अब्यूज होता है, तो उसका क्या है. यूजुअली उसका कट ऑफ एज जो होता है वो 5 to 7 years होता है. ठीक है, सो इंडिविजुअल्स हु एक्सपीरियंस ट्रॉमेटिक और अब्यूजिव चाइल्डहुड मे रिपोर्ट अ लॉन्गर पीरियड ऑफ चाइल्डहुड एमनीशिया. तो उनका जो एज ऑफ रिकॉल है वो 7 years तक के भी जा सकता है. ठीक है, सो क्यों इंपॉर्टेंट है चाइल्डहुड मेमोरीज. एक तो आइडेंटिटी फॉर्मेशन के लिए, कि मैं कौन हूँ, मेरे वर्ल्ड में मेरी क्या पोजीशन है, हाउ डू आई डील विद दिस वर्ल्ड. तो दिस इज योर आइडेंटिटी फॉर्मेशन. सेकेंड है इमोशनल डेवलपमेंट. ठीक है, तो इमोशनल डेवलपमेंट में ये है कि आप रोते हो तो मदर खाना ला के देती है, तो आप सीखते हो कि हाँ रोने से खाना मिलता है. लेकिन स्कूल में आप जाके रोने लगते हो तो टीचर फिर पनिश करती है, डांटती है. तो फिर थोड़ा आप समझते हो कि नहीं, रोना नहीं चाहिए, पब्लिक में रोना नहीं चाहिए, या शोर नहीं करना चाहिए. और खाना मांगने के लिए हम बोल भी सकते हैं टीचर को कि भूख लगी है. तो दिस इज हाउ योर इमोशनल डेवलपमेंट ऑल्सो स्टार्ट्स. बिहेवियरल पैटर्न भी, डिसीजन मेकिंग क्या सही है क्या गलत है, ये सब चीजें भी डेवलप होती है. एंड इसीलिए चाइल्डहुड मेमोरीज भले ही आपको याद नहीं हो, पर इम्पोर्टेंट बहुत होती है. ठीक है, अब जाते हैं एजिंग. जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, या आपने देखा होगा कि ओल्ड एज में बोलते हैं कि मुझे कुछ याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं, तो उसका क्या है. ठीक है, एजिंग में एपिसोडिक मेमोरी कम होते जाती है. ठीक है, तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, एपिसोडिक मेमोरी कम हो रही है. एपिसोडिक मेमोरी का मतलब है कि डे टू डे इवेंट्स क्या हुए थे. तो आपने देखा होगा बहुत ओल्ड कोई इंसान है, उसको पूछते हैं कि अरे कल ही बर्थडे पार्टी हुई थी आपके घर पे, तो वो बोलेगा नहीं मुझे तो कुछ याद नहीं. तो दिस इज योर एपिसोडिक मेमोरी. सिमेंटिक मेमोरी जो है, दैट इज मेमोरी अबाउट फैक्ट्स और नॉलेज. ठीक है, तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपका नॉलेज बढ़ता है, आप नई नई चीजें सीखते हो. तो जो बड़ी उम्र वाले लोग होते हैं यूजुअली उनका नॉलेज बेस बहुत ज्यादा होता है.
तो एपिसोडिक मेमोरी कम होती है लेकिन सिमेंटिक मेमोरी बढ़ती है विथ एज। प्रोसीजरल मेमोरी मोर और लेस सेम होती है। प्रोसीजरल मेमोरी में क्या क्या आता है? डेली के काम हो गए जैसे साइकिल चलाना, स्विमिंग करना, तो ये मोर और लेस सेम होती है, बढ़ती भी नहीं है कम भी नहीं होती है। वर्किंग मेमोरी कम होते जाती है, ठीक है। तो इसीलिए हो सकता है ओटीपीज उनको देख के बोलना पड़े, या एकदम से उन्हें याद नहीं होता है, या कोई लंबा नंबर हो तो उन्हें याद नहीं होता है, ठीक है। सो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपकी एपिसोडिक मेमोरी कम हो रही है, वर्किंग मेमोरी कम हो रही है, सिमेंटिक मेमोरी बढ़ रही है, प्रोसीजरल मेमोरी सेम ही रहती है, ठीक है। ये सब एमसीक्यू पूछ सकते हैं तो याद रखना, ठीक है। सो फॉरगेटिंग या एमनीजिया बाय डेफिनेशन क्या होता है? फॉरगेटिंग इज द apparent लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज ऑलरेडी एनकोडेड एंड स्टोर्ड इन द लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके वो जाके बैठ चुका है, लेकिन फिर भी आपको वो इंफॉर्मेशन रिट्रीव नहीं हो रही है, आप याद नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। एमनीजिया जो है इट इज अ प्रोफाउंड मेमोरी डेफिसिट ड्यू टू ईदर लॉस, यानी जो एनकोड और स्टोर किया है वो लॉस हो गया है, या फिर नई मेमोरीज बन ही नहीं पा रही है। तो एमनीजिया जो है बेसिकली क्लिनिकली हम एमनीजिया यूज करते हैं। फॉरगेटिंग हम डे टू डे लाइफ में बोलते हैं, जैसे यू नो आई फॉरगॉट कि आज लेक्चर था, या आई फॉरगॉट टू गेट माय मोबाइल। तो फॉरगॉट जब बोलते हैं तब कोई डिसीज नहीं होती है, वो नेचुरल नॉर्मल भी हो सकता है, ठीक है। बट एमनीजिया इज ऑलवेज एबनॉर्मल, एंड एमनीजिया कैन बी ईदर पुराना याद नहीं रह रहा है या फिर नया याद नहीं रह रहा है। नया याद नहीं रह रहा है, आपने कोई मूवी में देखा होगा, कौन सी मूवी थी जिसमें उसको न्यू मेमोरीज फॉर्म नहीं हो रही थी? थोड़ी पुरानी है, इतनी भी लेटेस्ट नहीं, जिसमें आमिर खान था। अरे नहीं, तारे जमी पर हर बार नहीं, गजनी, गजनी मूवी में उसको न्यू मेमोरीज फॉर्म नहीं होती थी, इसलिए वो टैटू करता था। अगर किसी ने मूवी देखी होगी तो, नहीं देखी तो स्पॉइलर, आई एम सो सॉरी, बट बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू फॉर्म न्यू मेमोरीज, उसने सोचा कि जो भी मेरी न्यू मेमोरीज फॉर्म हो रही है मैं उसको अपने बॉडी पे टैटू कर लूंगा। सो दैट वॉज हिज वे ऑफ डीलिंग विद द एमनीशिया। अब मेमोरी टिप्स पे जाने से पहले लेट्स जस्ट सी कि हमें क्यों याद नहीं रहता है, व्हाई डू वी फॉरगेट, ठीक है। तो सबसे पहले हो सकता है एनकोडिंग फेलियर, यानी मेमोरी फॉर्म ही नहीं हुई है। आपकी जो भी इनकमिंग इंफॉर्मेशन आ रही है आपको वो फॉर्म नहीं होने का रीजन है कि आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। तो आप बैठे हो, आपके फाइनल एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, पर आपका ध्यान नहीं है, ध्यान इधर उधर है, ठीक है। तो वो मेमोरी एनकोड ही नहीं हो रही है, वो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में जा ही नहीं रही है, तो ऑब्वियसली यू विल फॉरगेट इट, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया कि इंफॉर्मेशन आ रही है लेकिन वो पूरा लॉन्ग टर्म तक गई नहीं, इसलिए फॉरगॉटन में चले गई। मेमोरी ट्रेसेस जो है, मेमोरी ट्रेसेस यूजुअली वर्किंग मेमोरी में बनता है। तो मेमोरी ट्रेसेस का मतलब है कि अगेन ओटीपी, ठीक है। तो जब भी आप कोई ओटीपी याद रखते हो, एक 6 नंबर आप याद रखते हो, तो क्या रहता है, एक ट्रेस बन जाता है आपके दिमाग में। वो ट्रेस अगर लॉन्ग टर्म मेमोरी तक अगेन नहीं पहुंचता है तो वो फॉरगॉटन हो जाता है, ठीक है। अब आता है मेमोरी डीके। व्हेन मेमोरी ट्रेसेस बिकम वीकर एंड वीकर, यूजुअली शॉर्ट टर्म मेमोरी के साथ होता है, तो उसको हम मेमोरी डीके बोलते हैं। डीके यानी कि कुछ सड़ जाता है, कुछ खराब हो जाता है। तो मेमोरी जो है प्रॉपर लॉन्ग टर्म तक नहीं जा पाई तो उसको मेमोरी डीके बोलते हैं, ठीक है। सो अगेन सबसे पहले जो हमने स्टार्टिंग की स्लाइड्स में देखा कि आप दिमाग जितना ज्यादा यूज करोगे उतना अच्छी मेमोरी स्ट्रांग होती जाएगी। तो अगर आप यूज नहीं करोगे तो फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वीक होती जाएगी,
और फिर वो लॉस्ट हो जाएगी। तो वी फॉरगेट, क्योंकि हम उस चीज को यूज नहीं करते। अगर आपने 3 महीने पहले एक चैप्टर पढ़ा था और आप सोचोगे कि हाँ वो फाइनल एग्जाम में मुझे रिकॉल हो जाएगा, तो ऐसे नहीं पॉसिबल है। आपको बार बार वो रीड करना पड़ेगा, एक रिवीजन, 2 रिवीजन। जितनी रिवीजन बढ़ती जाएगी उतनी वो मेमोरी स्ट्रांग होती जाएगी और उतना आपको रिकॉल करना भी इजी जाएगा। सेकंड होता है मेमोरी क्यूज। ठीक है, तो मेमोरी क्यूज या मेमोरी क्लूज जो है उसका मैं कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। तो आपका दिमाग जो है वो एक कंप्यूटर की तरह है और आपकी जो मेमोरी है वो सीपीयू में स्टोर्ड है। लेकिन सीपीयू में कुछ 100 फाइल्स होंगी जो स्टोर्ड होती है। तो आपको एक स्पेसिफिक अगर फाइल ढूंढनी है तो आप क्या करते हो कंप्यूटर में? सर्च करते हैं। वेरी गुड। ठीक है, तो आपको समझो मेमोरी वाले चैप्टर की फाइल खोलनी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? मेमोरी टाइप करोगे और फिर वो आपको 3-4 ऑप्शंस देगा, इसमें से कौन सी फाइल खोलनी है। ठीक है, तो आप जो सर्च वर्ड डाल रहे हो दैट इज योर मेमोरी क्यू। तो आपके ब्रेन को भी एक सर्च वर्ड की जरूरत होती है, एक क्लू की जरूरत होती है, जिसके बाद वो पूरा का पूरा फाइल रिट्रीव हो जाता है। तो फिर आपको अगर एक वो क्लू याद आ गया तो आपको पूरा का पूरा टॉपिक या पूरा का पूरा चैप्टर भी याद आ जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा जब आप वाइवा देते हो आपको आंसर नहीं आता है तो कभी कभी टीचर्स बोलते हैं कि हाँ इसका ए से स्टार्टिंग है या ये इससे रिलेटेड है। तो वो आपको क्लूज दे रहा है, आपकी मेमोरी को स्टिमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद आ जाए। ठीक है, सो मेमोरी क्लूज आर एनी स्टिमुलस associated with a memory which usually enhances the retrieval of a memory. ठीक है, अ पर्सन विल फॉरगेट इफ द क्यूज आर मिसिंग एट द रिट्रीवल टाइम। तो जब आप याद करने की कोशिश कर रहे हो मेमोरी क्यू जरूरी है। इसमें एक और आपने देखा होगा कि घर पे आप एक रूम में होते हो तब आपको कोई चीज याद होती है, फिर आप दूसरे रूम में जाते हो भूल जाते हो, फिर वापस उस रूम में जाते हो तो वो याद हो जाती है। तो दिस इज ऑल्सो मेमोरी क्यूज। तो जब भी आप पढ़ाई करते हो, आप अगर बहुत बड़ा टॉपिक पढ़ रहे हो तो मेमोरी क्यूज याद रखो, 2-4 वर्ड्स को अंडरलाइन करो या उसको हाईलाइट करके रखो। दैट विल एक्ट एज योर मेमोरी क्यू एंड वेन एवर यू आर ट्राइंग टू रिकॉल दिस इंफॉर्मेशन वो क्यू आपको काम में आ जाएगा। ठीक है, और देर इज समथिंग कॉल्ड एज इंटरफियरेंस। इंटरफियरेंस का इंग्लिश में मतलब क्या होता है? कि कोई बीच बीच में कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है ना? तो ये भी वही है कि आपकी जो नॉर्मल मेमोरी है, नॉर्मल मेमोरी में अगर कोई इंटरफेयर कर रहा है तो उसको इंटरफेरेंस बोलते हैं। टेंडेंसी फॉर न्यू मेमोरीज टू इम्पेयर रिट्रीवल ऑफ ओल्डर मेमोरीज एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो अगर आपने अगेन 3 महीना पहले अगर एक टॉपिक पढ़ा है या एक चैप्टर पढ़ा है, अब उसके बाद आपने 3-4 और चैप्टर्स पढ़ लिए, तो हो सकता है वो चैप्टर्स से आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये वाला टॉपिक थर्ड वाले में था, फर्स्ट वाले में था। तो न्यू मेमोरीज जो है ओल्ड मेमोरीज को इंटरफेयर करती है। ठीक है, इसमें 2 टाइप्स होते हैं, रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस एंड प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, रेट्रो मींस पुराना, है ना? रेट्रो म्यूजिक बोलते हैं ना, जो पुराना म्यूजिक होता है। तो रेट्रो मींस की न्यू मेमोरीज जो है ओल्ड मेमोरीज को इंटरफेयर कर रही है। ठीक है, तो ओल्ड मेमोरीज को जब प्रॉब्लम देती है न्यू मेमोरीज, उसको रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। प्रोएक्टिव यानी प्रायर लर्निंग, यानी पहले आपने जो लर्न किया था दैट इंटरफियर्स विथ रिकॉल ऑफ लेटर लर्निंग। कोई एक भी आप याद कर लोगे तो ये उसका उल्टा है। ठीक है, सो इवन इफ यू रिमेंबर रेट्रोएक्टिव लर्निंग, उसका ऑपोजिट विल बी योर प्रोएक्टिव लर्निंग। ठीक है, सो रेट्रोएक्टिव में आपने कोई नई चीज सीखी है, चैप्टर बी, वो आपके चैप्टर ए को लर्न करने में अगर प्रॉब्लम कर रहा है, हैम्पर कर रहा है, और उसकी वजह से आप चैप्टर ए याद नहीं कर पा रहे हो, तो दिस इज नोन एज रेट्रोएक्टिव। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कोई एक याद अगर रख लोगे तो दूसरा यू कैन रिमेंबर ऑन योर ओन ऑल्सो। ठीक है, तो न्यू लर्निंग इंटरफियरिंग विथ
ओल्ड मेमोरीज. दिस इज रेट्रोएक्टिव लर्निंग. एग्जाम में अगर डायग्राम्स वगैरह बनाओगे तो अच्छा रहेगा और आपको याद करने में भी ज्यादा इजी रहता है. अब आते हैं एमनीजिया पे. एमनीजिया इज बेसिकली अ क्लिनिकल एंटिटी या समथिंग जो हम डायग्नोस कर रहे हैं. तो एमनीजिया दो टाइप्स के होते हैं, साइकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल. ठीक है, साइकोलॉजिकल कॉजेज देखते हैं. साइकोलॉजिकल कॉजेज में दो चीजें आती हैं, सप्रेशन एंड रिप्रेशन. ये दोनों सुनने में एक जैसा ही लगता है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस है. अगेन बिकॉज ये सिमिलर है, एमसीक्यू में ये पूछ सकते हैं. ठीक है, तो रिप्रेशन का क्या मतलब है? unconsciously pushing painful, embarrassing memories out of your awareness. ठीक है, जिसको मोटिवेटेड फॉरगेटिंग भी बोलते हैं. तो हो सकता है अगेन स्कूल का ही एग्जांपल लेते हैं. स्कूल में कभी आपने खड़े होके कुछ गलत आंसर दे दिया हो या सबने आपका मजाक बढ़ाया जो एम्बैरेसिंग हो, तो वो एम्बैरेसिंग मेमोरी आपका दिमाग अनकॉन्शियसली ही रिप्रेस कर देता है. तो आप याद करने की कोशिश भी करोगे तो वो मेमोरी आपको याद नहीं आएगी. इट इज अ वे दैट योर ब्रेन प्रोटेक्ट्स यू कि एम्बैरेस हो जाओगे, आपको बुरा लगेगा. सो ये हो रहा है अनकॉन्शियसली. ठीक है, आप सोच नहीं रहे हो कि मैं मेमोरी नहीं याद करूंगा, ये अनकॉन्शियस लेवल पे चल रहा है. अगर ये कॉन्शियस लेवल पे चलता है तो उसको सप्रेशन बोलते हैं. अनकॉन्शियस लेवल पे रिप्रेशन होता है, कॉन्शियस लेवल पे सप्रेशन होता है. कॉन्शियस लेवल मींस कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका कोई फ्रेंड आके बोलता है अरे वो मूवी देखी या वो गाना, तो दे लाइक अभी मुझे मत याद दिलाओ. ठीक है, अभी मैं याद नहीं करना चाहता हूँ या अभी मैं भूल जाना चाहता हूँ, एक बार एग्जाम्स हो जाए उसके बाद हम मूवी के बारे में या म्यूजिक के बारे में बात करेंगे. तो आप कॉन्शियसली उस चीज को सप्रेस कर रहे हो. सो कॉन्शियसली पुटिंग समथिंग पेनफुल थ्रेटनिंग आउट ऑफ योर माइंड और ट्राइंग टू कीप इट फ्रॉम एंटरिंग योर अवेयरनेस. ठीक है, सिंपल. बायोलॉजिकल कॉजेज बहुत सारे हो सकते हैं. अगर आपको ट्रॉमा हुआ है तो जैसे हेलमेट पहन के नहीं चला रहे हैं, हेड ट्रॉमा हो गया, तो हो सकता है कि उस मेमोरी का एरिया अगर इफेक्ट हुआ तो वो मेमोरी लॉस्ट हो गई हो. ठीक है, इसमें भी अलग अलग टाइप के होते हैं. एक होता है रेट्रोग्रेड एमनीजिया, जिसमें इंजरी होने से पहले क्या क्या इवेंट्स हुए थे वो याद नहीं रहते. एंट्रोग्रेड एमनीजिया, इंजरी होने के बाद क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं वो याद नहीं रहता. अगेन गजनी पे अगर जाते हैं तो उसको हेड ट्रॉमा ही होता है और हेड ट्रॉमा के बाद ही इज नॉट एबल टू फॉर्म न्यू मेमोरीज, तो एंट्रोग्रेड एमनीजिया हो रहा है उसको. ठीक है, एंड आई थिंक थोड़ा बहुत रेट्रोग्रेड भी था. ट्रांजिएंट ग्लोबल एमनीजिया, इसमें ब्लड फ्लो ही बंद हो रहा है आपके ब्रेन को. तो इसीलिए ऑब्वियसली अगर सीपीयू में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है तो सीपीयू काम नहीं करता है, आप मेमोरी रिट्रीव नहीं कर पाते. वैसे ही इसमें हो रहा है कि ब्लड फ्लो अगर स्टॉप हो जाता है ब्रेन को तो आप रिट्रीव नहीं कर पा रहे हो, पर जैसे ही लाइट आती है तो फिर से सीपीयू रिट्रीव करता है, ब्लड फ्लो आता है तो ब्रेन रिट्रीव करता है. ठीक है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव शॉक, कभी कभी ब्रेन को बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मिल जाए लाइक कन्वल्जन्स, तो भी और मेमोरी में प्रॉब्लम हो सकता है. डिमेंशिया पे तो हमने पूरा लेक्चर ही किया है. सब्सटेंस डिपेंडेंस में भी कभी कभी लोग बोलते हैं कि हाँ दारू पी के मैंने कल क्या किया ये कुछ भी याद नहीं है. सो दिस इज अगेन बिकॉज सब्सटेंस भी मेमोरी फॉर्मेशन में इम्पेयर करता है, प्रॉब्लम करता है. सो दीज आर योर बायोलॉजिकल कॉजेज. अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेक्चर पे कि आप मेमोरी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. आपके फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं, तो फाइनल एग्जाम में कैसे आप सबसे ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं, लेट्स सी. ठीक है, सबसे पहले ब्रेन यूज इट और लूज इट है. तो पूरा का पूरा ब्रेन आप जितना ज्यादा यूज कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा. तो इफेक्टिव मेमोराइजेशन बिगिंस with using as many functions of the brain as possible. So how can you use it? Images, color, structure, sound, smell, taste, touch, emotion, language. तो आपके ब्रेन के जितने भी पार्ट्स है, जितना ज्यादा आप उनको यूज करेंगे उतना अच्छा है. तो आजकल तो YouTube आ गया है,
तो यूट्यूब पे यू गेट अ विजुअल स्टिमुलस, यू गेट ऑडिटरी स्टिमुलस, तो आपको ऑलरेडी दो स्टिमुलस आ रहे हैं। उसमें भी जो कलरफुल वाले होते हैं या जिनमें डायग्राम्स होते हैं, यू विल सी दैट दैट इज इजियर टू रिमेम्बर, क्योंकि आपका ब्रेन ज्यादा स्टिमुलेट होता है। ठीक है, कुछ कुछ सिंबल्स भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे ट्रैफिक लाइट, रोड साइंस। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स मैसेजेस को इजी करने में मदद करता है। तो फर्स्ट पॉइंट इज यूजिंग योर ब्रेन। अब यूजिंग योर ब्रेन में भी बहुत सारे एप्स आ गए, बहुत सारे गेम्स आ गए जो बोलते हैं कि हम आपकी मेमोरी को बढ़ाएंगे या आपके ब्रेन को शार्प करेंगे। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट्स है, एक है ब्रेन गेम्स और एक है ब्रेन ट्रेनिंग। ब्रेन गेम्स मींस सुडोकू हो गया या कुछ पजल्स और मेजेस हो गए जो एप्स आते हैं, तो दे आर फन, दे इम्प्रूव कॉग्निटिव एबिलिटी, बट इसका कोई रिसर्च बैकिंग नहीं है। तो अगर वो बोल भी रहे हैं आपको कि आपका ब्रेन स्ट्रांग हो जाएगा, ऐसा कुछ प्रूफ नहीं है। ब्रेन ट्रेनिंग का मतलब है जो एक्चुअल साइंटिफिक रिसर्च से बैक्ड है। तो ब्रेन ट्रेनिंग में डेफिनेटली सुडोकू आता है, क्रॉसवर्ड पजल्स आता है। तो दीज हैव बीन प्रूवन टू इंक्रीज योर कॉग्निटिव एबिलिटी। तो आपको अगर फ्री टाइम में क्या करना है या क्या हॉबीज अगर आप सोच रहे हैं, तो सुडोकू इज अ वेरी गुड हॉबी टू टेक अप। दूसरा है स्लीप। तो स्लीप बहुत जरूरी है। जब भी दो न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन बनना है, वो आपकी स्लीप में होता है, और वो डीप स्लीप में होता है। डीप स्लीप मीन स्टेज 3 स्टेज 4 ऑफ योर स्लीप। तो अगर आपने बहुत बड़ा टॉपिक पढ़ा है और आपको लग रहा है कि अभी मुझे थोड़ी नींद आ रही है, ब्रेन को थोड़ा ब्रेक की जरूरत है, आप शॉर्ट नैप्स ले सकते हैं। 20-20 मिनट के नैप्स लेंगे तो उस 20 मिनट में जो ब्रेन के कनेक्शंस है वो स्ट्रांग हो जाएंगे, जो साइनेप्सेस है वो स्ट्रांग हो जाएंगे। सो शॉर्ट नैप्स आर बेटर, लेकिन रात को 8 घंटा नींद लेना जरूरी है। आप अगर नहीं सोएंगे तो मेमोरी फॉर्म नहीं होगा, और कोई फायदा नहीं इतना पढ़ने का अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे। सो नैपिंग इज गुड, स्लीपिंग इज गुड, यूजिंग निमोनिक्स इज वेरी गुड। स्पेशली आप लोगों को बहुत सारे इंफॉर्मेशन रटनी होती है, और उसमें रटने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता है। तो ऐसे टाइम पे निमोनिक्स हम यूज कर सकते हैं। तो निमोनिक्स आर मेथड्स फॉर रिमेम्बरिंग इंफॉर्मेशन दैट इज डिफिकल्ट टू रिकॉल। ठीक है, तो डिप्रेशन का एग्जाम्पल लेते हैं। अब आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है डिप्रेशन पे या क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, तो आप कैसे याद रखोगे? एक निमोनिक है सिग ई कैप्स। ठीक है, तो ये निमोनिक में क्या क्या आता है? सुसाइडल थॉट्स, लैक ऑफ इंटरेस्ट या इंटरेस्ट इज डिक्रीज, गिल्ट, एनर्जी इज डिक्रीज, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज, एपेटाइट कम ज्यादा दोनों हो सकता है, साइकोमोटर चेंजेस, एंड दूसरा ऐसे स्लीप। ठीक है, तो ऐसे दीज आर निमोनिक्स जो लोगों ने बनाए हैं। आप खुद के निमोनिक्स भी बना सकते हैं कि आपको याद ही नहीं आ रहा है सिगी कैप्स में सी क्या था, ए क्या था। तो अगर आप खुद के निमोनिक्स बनाओगे तो वो और अच्छे से याद होता है, बिकॉज दैट इज मेड बाय योर ओन ब्रेन, बाय योर ओन माइंड। बट निमोनिक्स आर वेरी वेरी गुड वेज ऑफ रिमेम्बरिंग समथिंग। सेकेंड इज चंकिंग। ठीक है, चंकिंग का मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलूं आपको कि ये नंबर याद कर लो, तो किसी को याद रहेगा? लॉन्ग टर्म मेमोरी में तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर आपको बोलो कि ये नंबर याद करो, इसमें आपको 2009 दिख रहा है, 1776 दिख रहा है। ठीक है, दिस इज इजियर टू रिकॉल, क्योंकि आपने चार नंबर को एक ही नंबर में क्लब कर लिया है या चंक कर लिया है। ठीक है, सो मैंने जो पिछला नंबर बताया वो और ये नंबर सेम ही है, लेकिन जस्ट बाय डिवाइडिंग इट इनटू स्मॉल पार्ट्स यू कैन रिमेंबर इट इजी। तो दिस इज कॉल्ड एज चंकिंग। तो अगर आपको अगेन फाइनल एग्जाम में इतना सारा सिलेबस है जो कवर करना है, अगर आप उसको शॉर्ट शॉर्ट में डिवाइड करेंगे तो अच्छा है, और डिवाइड सिमिलर चीजों को डिवाइड करेंगे तो बेटर है। जैसे
साइकेट्री का तो हो गया, साइकेट्री में भी आप साइकोलॉजी अलग कर सकते हैं, साइकेट्री अलग कर सकते हैं। तो अगेन आप अपने हिसाब से करोगे तो ऑलवेज बेटर, बट चंकिंग विल डेफिनेटली इंप्रूव योर मेमोरी, मेक लर्निंग वेरी इजी टू यू। अब आता है क्रिएटिंग एसोसिएशन। सो मेमोरी इज बेसिकली अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। ब्रेन लर्न्स बाय एसोसिएटिंग न्यू इंफॉर्मेशन विथ ओल्ड इंफॉर्मेशन। तो जब भी आप कोई न्यू इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, अगर आप वो ओल्ड इंफॉर्मेशन के साथ उसको कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो बहुत इजीली आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी बैठ जाता है, और ब्रेन से रिट्रीव करने में भी इजी होता है, क्योंकि ऑलरेडी ओल्ड मेमोरी आपकी बनी हुई है। ठीक है, सो लिंकिंग इंफॉर्मेशन विथ फेमिलियर आइडियाज, मे बी पर्सनल एक्सपीरियंसेस, फिजिकल सेंसेस, इज द मोस्ट पावरफुल मीन्स ऑफ मेमोराइजेशन। ठीक है, तो समझो साइकेट्री आप पढ़ रहे हो, तो साइकेट्री तो आपके लिए बहुत नया है, पर आपने प्रीवियस सब्जेक्ट्स में अगर कुछ सिमिलर पढ़ा होगा, जैसे डिमेंशिया का कुछ पढ़ा होगा, या काउंसलिंग का आपने पहले कुछ पढ़ा होगा, तो उस ओल्ड इंफॉर्मेशन में अगर उस फोल्डर में आप ये न्यू इंफॉर्मेशन डालोगे तो इट इज इजियर। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं। इफ यू आर ट्राइंग टू रिमेंबर आइटम्स ऑन अ ग्रोसरी लिस्ट, जैसे आपको रिमेंबर करना है कॉर्न, बनानास एंड मिल्क। ठीक है, या तो आप याद कर सकते हो, बट वहां जाके भूल जाओगे तो फिर कैसे याद रहेगा। आप इमेजेस याद रख सकते हो, या फिर उसको एक कौन सा मिल्क करके भी आप बोल सकते हो। सो यू रिमेंबर कॉर्न एंड बनानास एंड मिल्क। ठीक है, सो दिस इज लिंकिंग ओल्ड एंड न्यू इंफॉर्मेशन। अनफॉर्चुनेटली कभी कभी रटना पड़ता है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है। सो बार बार रिपीट अगर एक चीज करते हैं तो भी वो लर्न होती है। तो रिपीटेशन इज अ वेरी बेसिक लर्निंग टेक्निक्स, एथलेटिक्स यूज करते हैं, बट रिपीटेशन में भी आप थोड़ा बहुत अपने इमेजिनेशन यूज कर सकते हैं, कि फ्लैश कार्ड्स बना लो। आपको अगर पता है कि ये इंफॉर्मेशन नहीं याद रहने वाली है, रटना ही है, तो फ्लैश कार्ड बना के रखो। हर हफ्ते में या हर 10 दिन में आप वो देख सकते हैं। री रीड द मटेरियल, बोल बोल के याद बहुत लोग करते हैं, तो एक चैप्टर घूम घूम के वो खुद ही बोलते हैं और खुद ही सुनते हैं। ब्रेकिंग द डेटा इनटू क्लस्टर्स, हमने देखा था चंकिंग, एंड राइटिंग लेक्चर समरीज, ये भी काफी यूज होता है, बिकॉज आपका ब्रेन वही रिपीट कर रहा है जो टीचर बोल रहा है, तो एटलीस्ट एक बार तो वो चीज रिपीट हो रही है। सो दिस इज रिपीटेशन। कभी कभी ये मैंने भी यूज किया है एमबीबीएस के टाइम पे, जब हम लोगों को एनाटॉमी में स्पेशली बहुत ब्लड सप्लाई, लंबी लंबी चीजों की याद करनी होती थी। ब्रेन का ही अगर ब्लड सप्लाई देखा जाए तो कैरोटिड आर्टरी से लेके वो लास्ट फ्रंटल लोब तक कितनी ब्रांचेस जा रही है, क्या है, और वो अगेन हमें याद ही करना होता है। तो हमने आर्चेस ऑफ एओर्टा का एक सॉन्ग बनाया था, ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन का एक सॉन्ग बनाया था। तो सॉन्ग बना बना के, राइम कर करके भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगेन वट एवर सूट्स यू, वट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ। अगेन टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो डेवलप एंड प्लान फॉर ब्लॉक्स ऑफ स्टडी टाइम। तो एग्जाम के 10 दिन पहले तो पढ़ के कोई पास नहीं हो सकता है, आपको साल भर प्लान करना होता है। तो साल में भी अगर आप प्लान करोगे कि हाँ अभी एग्जाम को 6 महीना है, तो 1 ही घंटा आप पढ़ रहे हो। एग्जाम के 1 महीना पहले ऑब्वियसली आप 4-5 घंटे पढ़ोगे, ज्यादा टाइम पढ़ोगे। तो यू डिवाइड योर टाइम, डेडिकेट अ स्पेस फॉर स्टडी ऑल्सो। तो उसी जगह पे आप खाना भी खा रहे हो, सो रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने अभी सोना है, पढ़ना है, खाना है, क्या करना है। तो एक छोटा सा कॉर्नर, एक स्टडी कॉर्नर अगर आप बना लो, तो उस कॉर्नर में जाते से ब्रेन स्विच ऑन हो जाता है कि अब मुझे पढ़ाई करना है, तो उस वो पढ़ाई के मोड में चले जाता है। तो ऑलवेज डेडिकेट अ स्मॉल स्पेस। टेकिंग ब्रेक्स इज इम्पॉर्टेंट, ब्रेन को ओवरलोड नहीं करना है। Some difficult materials may require frequent breaks. इजी वाला जल्दी भी हो जाता है, ब्रेक्स की जरूरत नहीं लगती है।
टाइम टू रिलैक्स भी बहुत जरूरी होता है, बट इतना नहीं है कि रिलैक्स करने चले गए तो मूवी देख रहे हैं 3 घंटा। 10-10 मिनट्स के ब्रेक लेना है। ब्रेक में आप या तो डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं या छोटा वॉक लेके आ सकते हैं। ब्रेक्स लेना है, शॉर्ट रखना है। हैविंग अ स्नैक, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज चाहिए होता है ब्रेन को अगर ग्लूकोज नहीं जा रहा है तो ब्रेन भी स्लो होने लगता है। तो खाना अच्छा रखना है, ब्रेक्स लेना है। रिव्यूज अगर करें तो बेटर है। तो वही है कि 10 दिन पहले आप अगर पढ़ाई करोगे एग्जाम के तो नहीं होने वाला है। प्लान करो, ईच वीक में एक डे और टाइम रखो रिव्यू करने के लिए कि आज मैंने कितनी पढ़ाई की है, आगे कितना पढ़ाई करना है। प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, लर्निंग न्यू इन्फॉर्मेशन को टाइम लगता ही लगता है। ठीक है। प्रायोरिटाइज योर असाइनमेंट्स when studying. Get in the habit of beginning with the most difficult subject first. आपको इजी लगता है, आपको इंटरेस्टिंग वो चैप्टर या सब्जेक्ट लगता है, उसको हमेशा लास्ट करना है। डिफिकल्ट वाला जब आपका ब्रेन फ्रेश है, एनर्जेटिक है, तो तब डिफिकल्ट सब्जेक्ट अगर पढ़ो तो ऑलवेज बेटर है। ठीक है। और टेकिंग रेस्ट, तो रेस्ट इंपॉर्टेंट है। 7 to 8 hours ऑफ स्लीप बहुत जरूरी। इवन ड्यूरिंग योर एग्जाम्स यू आर सपोज टू गेट अ नाइस रेस्ट। पावर नैप्स भी ले सकते हो, छोटे छोटे 20 या 10 मिनट के, उससे भी माइंड रिफ्रेश होता है। हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड, अगर ये सोच के पढ़ोगे कि हाँ मैं तो पास हो ही नहीं सकता या हो ही नहीं सकते, मुझसे चैप्टर होगा ही नहीं, तो फिर ब्रेन पहले से ही उस मेंटालिटी में चले जाता है। तो ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड कि आई विल पास दिस एग्जाम विथ गुड मार्क्स। सेट योर सेल्फ अप टू बी सक्सेसफुल। आपको जैसे जैसे प्रोग्रेस दिखने लगेगी वैसे वैसे पॉजिटिव एटीट्यूड और डेवलप हो जाएगा। एंड डू योर स्टडिंग व्हेन यू आर एट द मेंटल बेस्ट। ठीक है। कुछ लोग होते हैं जिनको रात में पढ़ाई अच्छी होती है, कुछ लोग होते हैं जिनको सुबह पढ़ाई अच्छी होती है। तो ये मत सोचो कि ओ मेरे फ्रेंड ने तो रात भर पढ़ाई की है तो अब मैं भी रात भर पढ़ाई करूंगा। अपने हिसाब से करो। whenever you are fresh, whenever you are energetic, तब पढ़ाई करना जरूरी है। हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। भले ही आधा याद आ रहा है, आधा भी याद आ रहा है तो अटेम्प्ट करना है। एमसीक्यू आपको तुक्के में जो भी लग रहा है कि ये ठीक हो सकता है, कॉन्फिडेंट रहो कि थोड़ी बहुत पढ़ाई भी अगर की है तो वो रिकॉल हो जाएगा। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। शॉर्ट एंड स्वीट लेक्चर था। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है?